कि तुम्हें पता है ये जो जज बने हुए हैं ये वकील जब थे तो कितना माल बनाते थे। ऐसा बात नहीं। हाँ? जो जज बनता है वो पैसा छोड़ के जाता है। तो हमारे देश की एक बहुत अच्छी बड़ी कोर्ट है जिसके जज जो हैं वो 2 महीने छुट्टी हो जाते हैं। ये जो कॉमन आदमी कहता है ना, जी बिल्कुल, हम मैं तो वही पूछ रहा हूँ। जो हाँ। कहता है कि भाई जज छुट्टी लेता है, शाम तक दिमाग सड़ जाता है। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, एज अ लॉयर ऑल्सो, एज अ जज ऑल्सो। कई बार जज और वकीलों का झगड़ा किस पे हो जाता है, इसी बात फ्रस्ट्रेशन को, आपस में बैठ थोड़ना है। इस इंश्योरेंस में कई लोगों को जैसे परेशान भी किया जाता है कि उनके पैसे नहीं मिलते। हाँ, लोग कई बार झूठ बोल देते हैं कि उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। हम्म। सबसे ज़्यादा लाइफ में और हेल्थ में ये होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लोग अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपा लेते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें कितना अमाउंट आपको लगता है कि पीपल शुड इंश्योर देमसेल्व्स जहां उनको लगे कि नहीं। अब आप जैसे बड़े आदमी को तो 10 करोड़ भी कम है। नहीं, किसी गरीब आदमी के लिए 1 करोड़ भी बहुत है। इंश्योरेंस का आपकी हेल्थ की हो रही, मैं कहा यार आज तक तो मैंने कभी यूज़ करी नहीं, ऐसे हर साल पैसे लग जाते, मुंह से निकली और उसी साल यूज़ हो गई। एक टेस्ट होता था हर 3 महीने, पी इन द कप टेस्ट। उस दिन मेरे पास कम से कम 10 कप रख के आते थे लोग कि भाई दे दे भाई दे दे भाई। आई वाज लाइक कि यार मेरे पेशाब भी बिक रहा है मार्केट में, हद हो गई, क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना बड़ा हेडेक हो सकता है, कितना बड़ा पाप है उन गरीबों के लिए अगर उसने नॉमिनी का नाम गलत डाल दिया। तो एक बार नॉमिनी का नाम गड़बड़ हो गया तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ आज वकील साहब हैं। इनका नाम है समीर नंदवानी जी। व्हीकल एक्ट और इंश्योरेंसेस के मुझे लगता है भारत में सबसे जाने माने वकील यही हैं। इनसे हमने बहुत सारे इंश्योरेंस एक्ट्स पे चर्चा करी। आपको घर का इंश्योरेंस कैसे करवाना है, आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे करवाना है, आग लगती है तो कैसे करवाना है, आतंकवादी हमला हो जाए आपके घर पे, आपके ऑफिस पे, तो कैसे आपको इंश्योर करना है ताकि आपको फर्क ना पड़े। मतलब बहुत सारे डिटेल में, जैसे मरीन जो होता है, जैसे आप एक्सपोर्ट का काम करते हो, इंपोर्ट का काम करते हो, उसमें इंश्योरेंसेस कैसे काम करते हैं, अलग अलग चीजों में इंश्योरेंसेस कैसे काम करते हैं, बहुत डिटेल्ड चर्चा है। इंश्योरेंस को अगर आप समझना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को समझना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को समझना चाहते हैं, तो ये शो आप ही के लिए है, जरूर देखिए। मिलते हैं समीर नंदवानी जी से। मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना बड़ा हेडेक हो सकता है, कितना बड़ा पाप है उन गरीबों के लिए अगर उसने नॉमिनी का नाम गलत डाल दिया तो। डिपेंड करता है कि ये डेथ से पहले चेंज करा सकते हो, अगर आपको पता चल गया फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कंपनी चेंज कर देगी, प्रपोजर है वो भी चेंज कर देगी जी। लेकिन अगर डेथ हो गई तो फिर कचहरी जाना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ, या फिर आपको फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपका डीलिंग कैसा है, आपका एजेंट कैसा है, उसके बेस पे। अदरवाइज एक बार नॉमिनी का नाम गड़बड़ हो गया तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक। अगर डेथ हो गई तो अदरवाइज तो अच्छा, नॉमिनी में पता कैसे कर सकता है कोई कि नॉमिनी नाम गलत है या सही है? जो आपने फॉर्म भरा है उसमें पॉलिसी होती है, उसमें लिखा होता है पॉलिसी के अंदर ही नॉमिनी नेम। नहीं सर, मान लिया उस समय गलत कर दिया मैंने, हाँ, पर तो मेरे को policy मालूम तो- नहीं है अभी। अभी मालूम नहीं है, पॉलिसी तो पढ़ोगे एक बार। अच्छा। अगर आप पॉलिसी ही नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है जो पर आप मैक्सिमम लोग कहाँ पढ़ते हैं सर पॉलिसी? नॉमिनी नेम और पर्टिकुलर्स, प्रीमियम, किसके नाम की पॉलिसी है, कितना रिस्क कवर्ड है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। टर्म्स पढ़ो ना पढ़ो, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, पॉलिसी शेड्यूल तो पढ़ना ही पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस आप मत पढ़ो, किसके नाम पे हुई है, कितने पैसे दिए हैं, आपका एजेंट तो बीच में पैसे नहीं ले गया, आपका नॉमिनी सीम है कि नहीं है। बहुत सारे तरह के केसेस होते हैं कि भाई कई बार आप पेमेंट करते हो, नॉमिनी वो कहता है कैश दे जाओ, मैं पेमेंट कर दूंगा अपने अकाउंट से, क्योंकि तो चेक लेंगे, आगे पेमेंट पे करता है चेक और चेक बाउंस हो जाता है एजेंट का, तो आपका तो वही खत्म होगी पॉलिसी, क्योंकि प्रीमियम नहीं गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। ये इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए पॉलिसी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा। और उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर ले, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है। बस गांव का बंदा नहीं कभी कर सकता तो अपना जो उनका जो जहाँ पे से ली है उस अफसर को जाके मिल लो, उस ऑफिस में जाके मिल लो। तो सर ये एजेंट मतलब पॉलिसी एजेंट के थ्रू ही मिलती है, डायरेक्ट भी मिल सकती है? डायरेक्ट भी मिलती है, एजेंट के थ्रू भी मिलती है। एजेंट आपके घर तक आ जाता है, डायरेक्ट में आपको वहाँ जैसे जाना। ऑनलाइन मिल जाएगी पॉलिसी? हाँ, policybazaar.com है या और भी 2-4 हैं, और हर कंपनी की वेबसाइट, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से खरीद लो। और डिफरेंस क्या होगा, सस्ता महंगा पड़ता है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या होता है कि जब आपको डिफरेंस प्रीमियम का भी पड़ता है, उसमें कुछ रिस्क कम कर दोगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, अगर आप रिस्क बढ़ा दोगे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या रिस्क कवर कराना है, उस हिसाब से होगा, कितने पीरियड के लिए कराना है और कितना आप उसमें अमाउंट कर रहे हो, उस हिसाब से। एजेंट के थ्रू लेने में ये होता है कि भाई आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, उसकी एक मॉरल लाइबिलिटी भी होती है कि भाई आपका क्लेम हुआ है तो आपको दिलवा भी दे। एजेंट्स के अलावा क्लेम दिलवा दे मतलब बाद में? हाँ, नेचुरली आफ्टर डेथ हेल्प तो करेगा ना। अच्छा। ये तो है कि भाई उसने, अब जैसे LIC मेरी मैच्योर होती है, LIC का जो मेरा एजेंट है वो मेरे को पैसे दिलवाता है। मुझे अच्छा, तो आपको उसको bond ये उसकी जिम्मेदारी में से है, फेवर नहीं कर रहा हम पे? जिम्मेदारी नहीं है, उसकी सर्विस में से है। अच्छा। लीगली तो इज नॉट बाउंड। हाँ हाँ।
आपको खुद ही जाना पड़ता है, बट क्योंकि आपके साथ एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली में 3-4 पॉलिसी हैं, एक बंदा गया तो बाकी पॉलिसी भी चल रही है, तो सर्विस कहते हैं इसे। अच्छा। एजेंट आपको सर्विस दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं, वो भी करते हैं। बड़े बड़े जो फर्म्स होती हैं, जैसे कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें वो ब्रोकर्स काम करते हैं। इंडिविजुअल के लिए एजेंट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। LIC में एजेंट होता है, लाइफ में एजेंट होता है। जो दूसरी पॉलिसीज होती हैं उसमें ब्रोकर्स भी होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं। अच्छा अच्छा। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करने पर पैसा वापस मिलता है, कैसे मिलता है, और ये इम्पोर्टेंट जानना क्यों है पहले से ही, लेने से पहले ही, कि कैंसिल करूंगा तो क्या होगा? ऐसा होता है कि पॉलिसी LIC पॉलिसी 2 तरीके की होती है। एक तो जो आप लेते हो रिटर्न बेस होती है, एक यूलिप होती है, इसमें 3-4 तरह का प्रोडक्ट है। तो आज की डेट में पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के बेस पे भी ली जाती है, जो इसमें बहुत प्रीमियम होता है, 5-5 लाख रुपये महीने का प्रीमियम होता है, जो बड़े हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स लेते हैं। जो वो पॉलिसीज़ होती हैं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल लेते हैं, उसकी टर्म कई बार जब कंप्लीट नहीं होती तो पैसा ऑलमोस्ट 40-45%, 50% वो कंपनी खा जाती है, क्योंकि अच्छा। आप पूरा नहीं कर रहे। तो उनका एक क्लॉज होता है कि भाई हम आपको इतना पैसा वापस करेंगे और बाकी पैसा आपका कुछ साल बाद वापस करेंगे। बट जनरली आप अगर अपनी पॉलिसी को पढ़ लो, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, तो मेरे ख्याल से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खरीदी और अंदर रख दी। ये सबसे बेसिक गलती है। उसमें रिस्क कवर क्या है, कवर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, कंपनी ने आपको मेल पे ही पॉलिसी भेजती है। आजकल तो आप ऑनलाइन करते हो, आपकी ईमेल आईडी डालते हो, आपको पॉलिसी आ जाती है। तो आपको एक बार पढ़नी चाहिए क्या क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं। अगर आपका प्रीमियम नहीं जा सकता और आपको कैंसिल करनी है, आप एक चिट्ठी दे दो, ईमेल डाल दो कि मुझे नहीं करनी है, तो आपको हिसाब बना के दे देंगे। जितना आपका पैसा जमा हुआ है उस पर जो आपको मिलना है रिटर्न, वो भी मिल जाएगा। पर अगर आपका मान लो साल भी पूरा नहीं हुआ है तो उसमें कुछ वो फीचर होता है। अदरवाइज साल सवा साल के बाद तो मेरे ख्याल से वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको ब्याज और या जो भी आपका रिटर्न मिलना वो मिलेगा। जैसे मान लेते हैं, जो आप कह रहे हो कि पहले मान लेते हैं, मैं अपना ही सोच रहा था क्योंकि मैंने भी इस तरह की पॉलिसीज ली थी, जो ये जो 6 लाख रुपए, हाँ, जो हाई नेटवर्थ वाली कह लीजिए आप, तो उसमें उन्होंने मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया है। तो आई हैवंट चेक कि उसके बाद भी मुझे कुछ करना है, आई हैवंट चेक्ड इट येट। वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। बगैर पढ़े कोई भी नहीं बता सकता। हाँ 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 हाँ। आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो तो पॉलिसी टर्म्स, इट एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के ही बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सीरियसली मुझे खुद को लग रहा है मैं कितना गधा हो गया हूँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। वो तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ा नहीं आपने। हाँ 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 हाँ। और ये एक उसमें एक फ्री लुक पीरियड भी होता है, ये क्या होता है सर? ये होता है कि अगर आपने पॉलिसी ले ली, प्रीमियम दे दिया, 7 डेज तक आप पॉलिसी को पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी मुझे सूट नहीं करती तो आपका प्रीमियम वापस हो जाएगा, पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, उसमें आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री लुक पीरियड जी। जो ये बड़ा कॉमन है और हर पॉलिसी में होता है, क्योंकि IRDA की गाइडलाइन है, बट कोई भी नहीं करता। अच्छा। आई हैव रेयरली सीन। और ये फ्री लुक पीरियड्स उसके लिए भी होता है, इंश्योरेंस के लिए भी होता है, वो भी कैंसिल कर सकती है बाद में। उनका 1 महीने का टाइम होता है अच्छा कि आप अगर पॉलिसी उसने कर दी और उसको लगता है कि ये पॉलिसी मैंने गलत कर दी तो 1 महीने तक वो कैंसिल कर सकती है। अच्छा। तो मतलब दोनों साइड है, हमें गरीब आदमी को 7 दिन है, बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को 1 महीना है। डिपेंड्स ऑन द टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट। जनरली जो लाइफ वाली पॉलिसी होती है उसमें ऐसा होता है, और या कमर्शियल पॉलिसी होती है उसमें ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें कॉमन पीरियड है तो कॉमन पीरियड वाली पॉलिसीज भी हो सकती है। ये अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, पर जनरली जो पब्लिक के लिए वो 7 डेज पीरियड, 7 डेज पीरियड मोस्टली कॉमन, जो मोस्ट कॉमन होता है। हाँ, कि आप पढ़ के देख लो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये वाली पॉलिसी। और जो ये अर्ली एग्जिट अगर करना हो किसी को, तो कोई ऐसे टिप्स बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा मिल सके। सर वो फिर पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे आप हाई नेट वाली बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि 1 साल तक आपको प्रीमियम देना है, उसके बाद हम पैसा वापस करेंगे। तो जो आप दे रहे हो उसमें से हम 40% काट लेंगे, तो आपको साल पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसी है जैसे कि भाई आपने सिर्फ अपने आपको लाइफ इंश्योर कराया और आप प्रीमियम दे रहे हो और वो 25 साल चलना है, तो वो भी आप जितना प्रीमियम आपने दिया है वो जमा हो रहा है। वो आप जब मान लो कि आपने आज कैंसिल करना है, 1 साल हो गया या 2 साल हो गए, क्योंकि 25 साल का प्लान आप लेते हो तो कुछ सोच के ले रहे हो, तो आप वापस लोगे तो आपको काट के पैसे वो दे देंगे कि भाई ठीक है आप कितने पैसे जमा हुए थे, इस पर इतना ब्याज बनता है, या आप अपना ब्याज पकड़ो और चलते हो। आपकी लाइफ कवर खत्म हो जाएगी उस वक्त जैसे पॉलिसी खत्म होती है, क्योंकि लाइफ कवर आपका होगा करोड़ों रुपये में, बिल्कुल। प्रीमियम आपका होगा कम, और वो जब जमा होता जाता है तो वो आपको एंड में वापस मिल जाता है अगर आप उस पीरियड को निकाल देते हो। और ये जो लाइफ कवर वाले अमाउंट होते हैं, मान लेते हैं किसी ने पॉलिसी ली, लुकअप पीरियड दोनों का पूरा हो गया, तो इंश्योर्ड हो गया अब ये। इंश्योर तो उसी दिन हो गया जिस दिन प्रीमियम चला गया, अच्छा। पॉलिसी इशू हो गई। तो अगर उसकी अगले दिन डेथ होती है उसको पैसा मिल जाएगा? मिलेगा, 200% मिलेगा। अच्छा जब तक पॉलिसी कैंसिल नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट है, 100% पैसा मिलेगा। अच्छा, चाहे वो लुकअप पीरियड उसका पूरा हो चाहे ना, इट डजंट मैटर। लेकिन इसमें एक क्लॉज आती है जिसे कहते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्लॉज। अच्छा। उसका एक डिफेंस इंश्योरेंस कंपनी लेती है कि भाई मैं तो अभी पॉलिसी की थी, अभी मर गया, इसको कोई डिजीज था, एक्सीडेंटल डेथ होगी तो उसमें नहीं कर सकते। एक्सीडेंटल डेथ डिजीज भी है? फिर डिजीज है तो आपने चेकअप नहीं कराया तो फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, मेरे डिजीज थी पर मरा मैं एक्सीडेंट से हूं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉज ऑफ डेथ अगर डिजीज है, मान लीजिए हार्ट फेलियर हो गया या कुछ ऐसा हो गया तब, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे वो याद आ गया, कोविड का याद आ गया, जिसमें लोगों को
मर रहे थे वो कोविड की वजह से, जी और उनको कहा कि नहीं तो हार्ट से मर गया क्योंकि कोविड के नंबर गिराने थे। हाँ वो तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी थी उस वक्त पब्लिक में इतना डर था, तो आप हर चीज़ तो वैसे नहीं कह सकते कि भाई हर किसी को बताओ कि शेर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए किसी को कहते हैं भाई कुत्ता आ गया, शेर नहीं। ठीक है सर, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम अगर बढ़ने लग रहे हैं, जी हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम फैमिली का फ्यूचर सेफ रख सकें? सर देखो, प्रीमियम जो है वो आप इस तरह देखो कि सोने का भाव 6 महीने पहले क्या था और आज क्या है। प्लस प्रीमियम बढ़ता है अगर आपका एंड गोल ज़्यादा है। आपका प्रीमियम 5 रुपये है तो आप 100 रुपये के लिए इंश्योर्ड हो। अगर आप प्रीमियम 500 दे रहे हो तो आप 1 करोड़ रुपये के लिए इंश्योर्ड हो। तो वो जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उस हिसाब से प्रीमियम है, और प्रीमियम जो है वो IRDA ने गाइडलाइंस दे रखी हैं, उस हिसाब से होता है। IRDA क्या है सर, एक बार इसके बारे में? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जी जो पहले एक होती थी GH, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जी उसका ओवरटेक करा था और IRDA एक्ट बना था। उस एक्ट के अंदर जो भी इंश्योरेंस कंपनी, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, वो सारी कंपनीज उसको रिपोर्ट करती, कंप्लायंसेस, मतलब ये समझिए रेगुलेटरी बॉडी है उसकी। चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद IRDA एंड इट हैज़ टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ IRDA। आपको कंप्लेंट करनी है, आप IRDA में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स आती हैं तो बहुत रेयर पे कोई एक्शन होता है। और वैसे तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाते ही हैं या सिविल सूट करते हैं, लेकिन IRDA का रोल होता है एज अ वॉच डॉग एंड कंप्लायंस, वो कराता है। अच्छा अच्छा, जैसे बड़े सारे और भी बहुत सारी बॉडीज हैं इस तरह की नहीं, जो, और कोई बॉडी नहीं। अच्छा। इट इज़ द ओनली रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ अ ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ऑटोनोमस बॉडी डजंट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट? नो, अच्छा, ये वैसे जरूरत क्यों पड़ी होगी इसको ऑटोनोमस बनाने पहले की? GIC थी, तो पहले क्या था कि 4 इंश्योरेंस कंपनी थी, वो चारों सरकारी थी, नेशनल, ओरिएंटल, न्यू इंडिया और यूनाइटेड। अच्छा, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर को फील्ड में लाने के लिए कुछ रूल्स बनाने थे, तो ये IRDA आ गई। IRDA के थ्रू उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करी, क्योंकि बिजनेस बहुत था इंडिया में, इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, आज भी नहीं है, रूरल पेनिट्रेशन तो बहुत ही कम है। जी तो उसके लिए उन्होंने ये फ्रेमवर्क्स बनाए, तो उसके लिए फिर एक्ट बना, बॉडी बनी, बॉडी के बाद फिर ये सारे लोग आए। इन्होंने जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बनी, रिलायंस की, टाटा की, इफ़को टोक्यो हो गई, HDFC हो गई, SBI की बनी, ये सब इसके बाद बनी। तो इनको लाने के लिए फील्ड में IRDA बनाई गई और GIC का काम IRDA में दे दिया गया। तो जितने भी इंश्योरेंस अच्छा है इंसान मनुष्यों के लिए या अच्छा नहीं है, आपको क्या लगता है? अगर आपने करा रखा है और आपने गाड़ी आपकी लग गई, जी आपने दे दी और फ्री में ठीक होके आ गई, हाँ। तो आप बताओ इसमें बुराई क्या है। अब आपने नहीं करा रखा है, हाँ, हाँ, अब आपने गाड़ी लग गई तो जेब से पैसे लगे 5 लाख रुपए, हाँ, तो क्या अच्छा है। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि गांव के लोग जो आप इंश्योरेंस के लेके जाते हो ना उनके पास, वो बोलते चाहते हैं मैं मर जाऊं। मैंने ऐसे इतने लोगों को सुना है वो ना। तो क्या है, मेरी वाइफ भी कहती है कि ये जब बेचते हैं डरा डरा के बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ, से देखो, इंश्योरेंस लाइफ की अगर आप बात कर रहे हो तो हाँ, लाइफ इज़ समथिंग कि भाई जब आप नहीं रहो तो आप कुछ ऐसा करके जा रहे हो कि आपकी फैमिली को सपोर्ट मिल जाए। आई नो एक केस, वो पढ़ाते थे और ये शाहतरा यूनिवर्सिटी में या नोएडा में ही, और ग्रेटर नोएडा के नोएडा पे उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने 3 महीने पहले 1 करोड़ की टर्म लाइफ इंश्योरेंस ली थी, अच्छा जो हर साल प्रीमियम देते हैं, और हर साल अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो प्रीमियम खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस। एक्सीडेंट हुआ, 1 करोड़ रुपये फैमिली को मिल गया, सपोर्ट है। इंश्योरेंस कभी भी बुरी नहीं होती, करा के रखनी चाहिए। तो गांव के लोग भी सुनो इस बात को, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा, और एक स्टेप अप टर्म प्लान है, वो क्या होता है? स्टेप अप टर्म प्लान एक प्रोडक्ट, जैसे आप मार्केटिंग वाला ज़्यादा बेटर बता पाएंगे क्योंकि मैं तो मार्केटिंग में नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ। तो जैसे कि भाई आज आपने 100 रुपया कर लिया, फिर आगे मेरे ख्याल से जो होना चाहिए कि भाई 500 करना तो आपने प्रीमियम बढ़ा दिया, फिर 1000 करना तो फिर प्रीमियम बढ़ा दिया। तो अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है अपने आप की इंश्योर करने के लिए, हाँ तो आप बढ़ाते जाओ अपना प्रीमियम भी, और आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा फैक्टर, जी जी जो जी आपका प्रीमियम है और सम इंश्योर्ड बढ़ता जाएगा। जी। और एक और भी सवाल ये है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें कितना अमाउंट आपको लगता है कि पीपल शुड इंश्योर देमसेल्फ, जहाँ उनको लगे कि नहीं? दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। हाँ अब आप जैसे बड़े आदमी को तो 10 करोड़ भी कम है, किसी गरीब आदमी के लिए 1 करोड़ भी बहुत है, वो सब्जेक्टिव। तो देखो आप प्रीमियम कितना इंश्योरेंस का अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं जब मेरे ख्याल से 18 साल का या 16 साल का था, तो मेरे फादर ने मेरे लिए LIC की पॉलिसी ली थी, जी जो मुझे, अब मैं जब 40 साल का हुआ तो मुझे 8 या 10 लाख रुपये मिला। नहीं शायद, हाँ ऐसे ही मिला 8 या 10 लाख। तो उसका प्रीमियम 2000 रुपये जाता था या 25 ईयरली मंथली बाई मंथ। इसमें आप प्रीमियम ना बाई मंथली भी दे सकते हो, 6 मंथली भी दे सकते हो, या 1 शॉट 1 ईयर भी दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से उसमें वो 3 महीने का था, अच्छा तो ऐसे साल का 6000 रुपये गया। तो वो जाता था तो मुझे उसमें 18-20 लाख रुपये शायद मिला। अच्छा मेरे पास आया तो वो प्रीमियम कुछ टाइम बाद बंद हो गया, और उसके बाद जैसे ही मैं एज पे पहुंचा मुझे एज पे पैसा मिल गया। अच्छा तो ये
बड़ा सब्जेक्टिव है कि किसके पास कितने पैसे हैं। देखो इंश्योरेंस एक वेजर है, एक जुआ है हम्म कि भाई ये होगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, हम्म अब वो नहीं हुआ तो वो पैसे खत्म हो गए। तो लोगों को लगता है यार मेरे पैसे खा गए, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं इस बात को अपने एग्जांपल से लेता हूँ कि मैं जब मेरी शादी हुई तब से मैं अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करा रहा था। 2005 में मेरी शादी हुई, 2014 में मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ, और उससे पहले 2013 में जब मेरे इंश्योरेंस वाले का फ़ोन आया कि आप इंश्योरेंस का आपकी हेल्थ की हो रही, मैं कहा यार आज तक तो मैंने कभी यूज़ करी नहीं, ऐसे हर साल पैसे लग जाते हैं। मुंह से निकली और उसी साल यूज़ हो गई। तो ये होनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और इंश्योरेंस का कोई नुकसान नहीं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। नहीं, मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस में कई लोगों को जैसे परेशान भी किया जाता है कि उनके पैसे नहीं मिलते। हाँ, वो उसका रीज़न है। लोग कई बार झूठ बोल देते हैं कि उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा लाइफ में और हेल्थ में ये होता है प्री एग्जिस्टिंग कि डिजीज लोग अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ छुपा लेते हैं, या वो उस टर्म को पढ़ते ही नहीं है। आजकल पोर्टेबिलिटी इस चक्कर में कर लेते हैं कि इसमें मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, और पोर्टेबिलिटी के अंदर भी क्या होता है कि वो कंटिन्यूटी हो जाती है, लेकिन ना तो एजेंट बताते हैं ना आपको नॉलेज होती है, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट को रोज़ डील करते हैं तो जी हमें जी पता जी है। जी 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 लेकिन क्या होता है कि जब आप खरीदने जाते हो तो यू आर डिपेंडेंट, आप एक इलिटरेट आदमी हो उस फील्ड के, तो आप या तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, या आप अपने एजेंट से हर चीज़ राइटिंग में ले लो कि भाई मेल करवा दे मुझे कंपनी से, ये चीज़ कवर होगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, प्रपोजल फॉर्म आप भरते हो, उसमें आप ट्रू इन्फॉर्मेशन दो कि मुझे ये बीमारी है, दे विल आइदर रिजेक्ट इट और इंक्रीज योर प्रीमियम, कि भाई नहीं आपको हम इतने में इंश्योर नहीं करेंगे और ये रिस्क इंश्योर नहीं करेंगे। तो ये लाइफ के टाइम पे भी होता है और हेल्थ की पॉलिसी में भी होता है। मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट पीपल हैव इज कि दे आर नॉट ट्रूथफुल। क्यों? एजेंट ही कह देता मत बता, तेरा मैं ऐसे ही करा दूंगा, तू टेस्ट मत करा, या किसी और का ब्लड टेस्ट लगा देते, तो वहाँ तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन फेयर बिजनेस। मुझे आपकी बात सुनकर वो याद आ गया। आई वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, जी। तो मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो मुझे याद है कि एक टेस्ट होता था हर 3 महीने, पी इन द कप टेस्ट। तो उस दिन मेरे पास कम से कम 10 कप रख के आते थे लोग कि भाई दे दे भाई दे दे भाई। आई वाज लाइक कि यार मेरे पेशाब भी बिक रहा है मार्केट में, हद हो गई, क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ। हाँ, तो एबल बॉडी की वैल्यू है ना भाई। हाँ, देखो हाँ, अगर आप आज लेने जाते हो हेल्थ इंश्योरेंस, आप 25 साल के 30 साल के हो तो आपका कोई चेकअप नहीं होगा। आप जहाँ 30 से ऊपर हुए तो कुछ चेकअप, 40 से ऊपर कुछ और चेकअप, 50 से ऊपर कुछ और चेकअप, कुछ ना कुछ तो बॉडी में आएगा। हाइपरटेंशन आजकल हर किसी को, शुगर है, बीपी, ये वो आजकल जो कॉमन बिल्कुल। मेट्रो की बीमारी है, तो वो अगर आप डिक्लेयर कर दो तो आपका प्रीमियम ही तो बढ़ेगा, और तो कुछ नहीं होगा। 2 पैसे फालतू दोगे लेकिन रिस्क तो कवर हो गया। जैसे मुझे इन लोगों ने बहुत एक हार्ट यहाँ पता नहीं क्या क्या लगवा के उन्होंने बहुत देर चलवाया मुझे, टीएमटी टेस्ट होता है। टीएमटी टेस्ट। हाँ, और heart उसके के बाद लिए हाँ उसके बाद करने के बाद कह रहे हैं भाई साहब बहुत देर तक चले आप। कह रहे हैं बहुत लोग 2 कदम में बंद हो जाते हैं। मैंने बोला यार मतलब ऐसे, वो तो आपकी सेहत ठीक है। हाँ तो मैं वही बोला फिर टेस्ट किया क्यों भाई? कह रहे नहीं हार्ट टेस्ट जरूरी है आपका। जस्ट टू थिंक कि जस्ट टू फाइंड आउट कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है हार्ट बॉडी की। अच्छा। टीएमटी इज फॉर हार्ट ट्रैक ना, कि भाई आपका हार्ट कितना पंप करता है, आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो, कितना भाग सकते हो। एक और इतने सालों के आपके जीवन के एक्सपीरियंस में जो लाइफ इंश्योरेंस का है, कोई ऐसी 2 बातें जो आप जनता से कहेंगे कि भाई इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखियो? पहले तो अपनी पॉलिसी ज़रूर पढ़ो, जब मिल जाए उसको पढ़ लो। दूसरा, अपना प्रीमियम है अगर वो आपका लैप्स भी हो जाता है तो आप उसको 1 महीने के बाद तक दे सकते हो। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा। कि यार मेरी तो डेट निकल गई, अब मैं कब तक दे सकता हूँ, तो आप 1 महीने के बाद तक दे सकते हो। अच्छा। तो आप उसके बाद भी नहीं होता तो 2-3 महीने बाद आप कुछ पेनल्टी के साथ दे सकते हो। तो प्रीमियम अपना कंटिन्यूस देना चाहिए, उसका ब्रेक नहीं आना चाहिए। पॉलिसी की टर्म पूरी करोगे, पॉलिसी पढ़ लोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कोई कंपनी आपको धोखा नहीं दे सकती। अब अगला सब्जेक्ट हमारा मरीन कार्गो इंश्योरेंस, जो बिजनेसमैन का दिल के करीब होता है। ठीक है, मरीन कार्गो इंश्योरेंस में क्लेम्स के लिए क्या ट्रिक्स हैं जो बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास के लोगों के लिए उनको जाननी ज़रूरी है? ट्रिक्स तो ये होती है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मरीन कार्गो इज बेसिकली फॉर शिप्स जी जी। प्लेन से जो सामान जो सामान आता है, हाँ जो सामान उसके अंदर आता है। दे व्हाट हैपेंस इज कि जो मरीन कार्गो में एक लिमिट सेट कर देते हैं। मान लो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वो 100 करोड़ की पॉलिसी ले देती है। अब वो 100 करोड़ की पॉलिसी में एक बार तो 100 करोड़ का सामान जाएगा नहीं, तो वो हर बार एक डिक्लेरेशन देते हैं। अच्छा। वो कई बार वो डिक्लेरेशन गलत हो जाती है। अच्छा। तो क्या होता है कि ऐसे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने एक बंदा रखा होता है कि भाई तू सब कुछ देख ले, उनका अकाउंट्स वाला इंश्योरेंस देख रहा होता है। मेरी कई बार उनको सजेशन होती है कि आप इंश्योरेंस का बंदा एक स्पेशलिस्ट अलग रख लो जी, क्योंकि उसमें कई बार मैंने देखा है कि डिक्लेरेशन गलत भरी जाती है और मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की डिक्लेरेशन गलत भरे हुए देखी है। अच्छा ये एक कंपनी में नाम नहीं दूंगा पर उन्होंने एक प्लांट इंपोर्ट किया, जी, उसमें डिक्लेरेशन गलत भरी हुई थी। अच्छा, वो शिप नेम का गलत था, हाँ हाँ शिप आ गया दूसरा, रास्ते में उस पर नुकसान हो गया। तो कह रहे तुम तो डिक्लेरेशन गलत भर रखी है, तो क्लेम कैसे पास होगा? तो क्लेम नहीं पास होते फिर? अरे भाई साहब, डिक्लेरेशन इज एवरीथिंग इट। कितने का सामान है, कितने डॉलर्स का है, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। दूसरा क्या होता है कि
उसके अंदर FOB है, CIS है, CFS है, ये आदम को तो पता ही नहीं होता जब वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या है ये टर्म FOB CIS? राइट ऑन बोर्ड, सर्टिफाइड इंश्योरेंस, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने भी किया था केस एक। तो इसमें 3 है। एक फ्लाइट ऑन बोर्ड होती है कि भाई जो ले रहा है भेज रहा है उसने फ्लाइट के पैसे दे दिए, शिप पे चढ़ गया। एक होती है जिसमें आपने इंश्योरेंस भी पे करी, आपने सब कुछ पे किया जब तक वो शिप वेयर हाउस पे नहीं पहुंचा। एक पॉलिसी आती है वेयर हाउस टू वेयर हाउस पॉलिसी, कि मेरे वेयर हाउस पे माल निकलेगा और उसके वेयर हाउस में जाएगा। इसे कहते हैं प्लान A पॉलिसी। अच्छा, क्लास A पॉलिसी होती है मैरीन के अंदर, मोस्टली लोग यही लेते हैं। टेंशन फ्री। भाई आपने 2 पैसे फालतू खर्चने हैं पर आपका इंश्योर्ड तो है ना। जी जी जी। तो चाहे उसमें यहाँ सर्वे हो चाहे कहीं लॉस हो वहाँ सर्वे होगा, तो वो ठीक रहता है। टेंशन फ्री तो खैर वो भी नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अच्छा, ठीक है ना। और जैसे एक इंश्योरेंस के बगैर ही उसको भेज देते हैं कि भाई मेरे सेलर ने खरीद ली है इंश्योरेंस, तो वो वहाँ से खरीद के लोग क्या करते हैं कि हिंदुस्तानी जनरली जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज बहुत पीछे हैं इन द टर्म्स ऑफ बीइंग फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एट द टाइम ऑफ क्लेम। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं क्योंकि वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी बड़ी फेयर होती है। चाहे आप हेल्थ की ले लो चाहे आप मेरीन की ले लो, वो फटाक से क्लेम पास करती है क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनकी सब कुछ प्रीमियम पहले से ही हो रखा होता है। तो वो मैंने देखा कि आजकल बिजनेसमैन बाहर से पॉलिसी करा लेते हैं, सेलर को बोलते हैं तू करा ले, पैसे हम दे देंगे। पर इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। एक यूनाइटेड हेल्थ केयर नाम से कंपनी है अमेरिका में जो हेल्थ इंश्योरेंसेस देती है लोगों को, उसने 2024 में लगभग 32% रिजेक्ट करे थे। इंडिया में कितना परसेंटेज है? इंडिया में रिजेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम है उनसे ना। हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम मेरे ख्याल से तो ज़्यादा है। नहीं। और सुनिए तो उसके CEO को वहाँ पे एक मेंजियोनी नाम के लड़के ने सर में गोली मार दी थी, इसीलिए अगर आपको याद हो तो एक बहुत बड़ा फेमस केस आया था। सर देखो, at the end of the day everybody is doing business, they have to give their boss the bottom line and the bottom line has to be profit। अब वो क्लेम रिजेक्ट करके बन रही है, पे करके बन रही है, होल्ड करके बन रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि CEOs चेंज होते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, दे जंप एंड दे जंप विद द एंटायर टीम। तो हमारे में एक आपस में जैसे कहावत है कि ये गन यहाँ छोड़ गया कोई और साफ़ करेगा, वो दूसरे गन साफ़ करने गया। क्योंकि बॉटम लाइन को दिखाने के लिए वो इतने क्लेम्स रोक के बैठे होते हैं। इंडिया में तो वो उसको स्टॉल कर देते हैं, ये कागज़ लिया, ये कागज़ लिया, ये कागज़ लिया, ये कागज़ लिया, वो रिपीटेटिव कागज़ मांगते रहते हैं। तो उससे भी दिक्कत होती है। बट ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका क्लेम फटाक से पास कर देंगे। तो यह हर जगह है। विच वन इज़ बेटर ब्रांड नेम के हिसाब से, जो सबसे अच्छी जो पॉलिसी जो क्लियरेंस में सबसे अच्छे हैं? मैं नाम नहीं ले सकता, टू बी ऑनेस्ट। एक क्लाइंट नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश हो जाएगा, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ऐसे, बिकॉज इट अफेक्ट्स माय बिजनेस। मेरा बॉटम लाइन भी है। सर, एक 24 से 72 घंटे का गोल्डन रूल होता है इसमें जो मरीन वाला का, ये क्या होता है? आपको क्लेम इंटीमेट करना होता है। अच्छा। जैसे मान लो आज आपका क्लेम हो गया, पुराने टाइम में क्या होता था कि शिप जाता था, ईमेल तो होती नहीं थी, वहाँ से चिट्ठी आती थी। चिट्ठी जब तक आती थी तब तक 72 घंटे निकल चुके होते थे। अब क्या हुआ, फिर बीच में फैक्स आ गया, फिर फैक्स के बाद टेलेक्स आ गया, टेलेक्स के बाद ईमेल आ गया, अब व्हाट्सअप आ गया। अब तो इमीडिएट इंटीमेशन हो जाती है। पर पुराने टाइम का होता था कि इंटीमेशन नहीं होती थी। तो वो जो टाइम होता था कि जैसे पानी में गिर गया, अब पानी में गिर गया तो सी वाटर से नमक लगा, सामान सारा खराब हो गया। खराब हो गया, वहाँ पे उतरा, उसकी फोटोग्राफ होनी है, तो वहाँ पे उसको वेयर हाउस में रखा हुआ है, वो भी वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस में, जो कि एक साइज का होता है जैसे यहाँ पे, वैसे वहाँ भी होता है। तो वहाँ से बाहर वो सेलर छुड़ा के जाएगा। तो सेलर ने छुड़ा के अगर अपने यहाँ खोल लिया तो आपकी इंश्योरेंस खत्म हो गई। आपने यहाँ से इंश्योरेंस लिख लिया, आपने इंटीमेट नहीं कराया, उसने रिस्क असेस नहीं किया, उसने डैमेज असेस नहीं किया, तो फिर आप कैसे मिलेंगे? तो क्या होता था कि यहाँ से जब वो सामान जाता था, तो जब वो पहुँचने वाला होता था, पुराने टाइम में लोग यहाँ से एरोप्लेन पकड़ के चले जाते थे कि भाई मेरा सामान वहाँ आ रहा है, और छुड़वाते थे। अच्छा। और अगर कुछ होता था तो यहाँ से नंबर लेके जाते थे, फ़ोन करते थे, और वहाँ से फिर चिट्ठी, टेलीग्राम, कुछ ऐसा किया जाता था। पर क्योंकि अब वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी वेरी फास्ट, जी, तो अब ये चीज़ नहीं रह गई, अब तो फटाफट हो जाता है। इसी पे मुझे मौका मिल गया थोड़ा क्रिटिसाइज करने का आप लोगों के कोर्ट को। तो हमारे देश की एक बहुत अच्छी बड़ी कोर्ट है जिसके जज जो है वो 2 महीने छुट्टी पे जाते हैं। तो क्या हो गया? सुन तो लीजिए पूरी बात। वो छुट्टी का 2 महीने में कोई नहीं जाता। वो जो छुट्टी का प्रावधान था वो कुछ ऐसा था कि जब गोरे थे तो वो जाते थे शिमला चले जाते थे। नहीं, शिमला नहीं, वो यूके भी जाते थे। तो उनको जाने आने में शिप में टाइम लगता है, इसलिए उनकी छुट्टियां बहुत बड़ी होती थी और उनकी रियल छुट्टियां छोटी होती थी। उसी प्रावधान को अभी तक चलाया जा रहा है और आराम छुट्टी ली जा रही है। मैं ना इस बात का बड़ा अच्छा एक जवाब देता हूँ कि भाई एक दिन कुर्सी में बैठ के देखो जज साहब की, और जो 100 केस लगे हैं उसमें 10 डिसाइड कर दो। 100 के 10 कितने हुए? 10% ना। 10%। आप 10% केस एक दिन में डिसाइड करके दिखा दो। हाँ। कहना बड़ा आसान है। हाँ। क्योंकि मैं आर्बिट्रेटर भी रहा हूँ। जी, है ना, कई केसों में। तो किसी के लिए आप फैसला कर रहे हो, उसका जीवन मरण का सवाल है, उसके पैसों का सवाल है, उसकी फांसी का सवाल है, उसकी बेटी का सवाल है। आपको सारी इक्विटीज़ बैलेंस करनी है, और आपके पास टोटल
15 मिनट की बहस वहाँ सुनते हो, 15 की वहाँ सुनते हो, और उसके बाद आपको 10 मिनट में लिखवाना भी है। तो क्योंकि अगर आपने 10 केस करने हैं तो सुबह 10:30 बजे आप बैठोगे जी जी। और आप 4 साढ़े 4 उठ जाओगे। हम्म। तो आप करके दिखा दो। ये जो कॉमन आदमी कहता है ना, जी बिल्कुल, हम मैं तो वही पूछ रहा हूँ। जो हाँ। कहता है कि भाई जज छुट्टी लेता है, शाम तक दिमाग सड़ जाता है। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, एज अ लॉयर ऑल्सो, एज अ जज ऑल्सो। कई बार जज और वकीलों का झगड़ा किस पे हो जाता है? इसी बात फ्रस्ट्रेशन को, आपस में बैठ थोड़ना है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि सब्जेक्ट इतना ड्राई है, ऊपर से आप लोगों की जिंदगियों का फैसला कर रहे हो। सिविल सूट है, पार्टीशन कर रहे हो, डाइवोर्स कर रहे हो, या आप इवन इंश्योरेंस का क्लेम कर रहे हो, किसी को फांसी दे रहे हो, किसी को जेल से छोड़ रहे हो, किसी को जेल में डाल रहे हो। क्या आपको क्या लगता है वो भी तो इंसान ही है? बिल्कुल बिल्कुल। कितना काम करेगा? अच्छा, जो जिस भी वकील से मेरी सीट पे जो बैठा है, अगर मैंने उससे सवाल पूछा है तो हमेशा उन्होंने ऐसी ही साइड बताई। पृथ्वीराज भाई से पूछा, वो कहते हैं, वो मुझे कह रहे थे, पृथ्वीराज भाई कहते हैं कि तुम्हें पता है ये जो जज बने हुए हैं, ये वकील जब थे तो कितना माल बनाते थे, जज बन के इनको कोई पैसा नहीं मिलते। ऐसा बात नहीं। हाँ? जो जज बनता है वो पैसा छोड़ के जाता है, वही मैं कह रहा उसने हूँ। सेवा करने का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एज अ वकील बहुत पैसे कमाते थे। हाँ। बात पैसे की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बात प्रेशर भी तो देखो, मेंटल प्रेशर देखो ना आप। आज मैं आर्बिट्रेटर बनता हूँ, मेरे को 2 आदमी का बात सुन के फैसला करना है कौन सही है कौन गलत है, तो कहीं तो मैं भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करूँगा ना। सारा सच तो मेरे को भी नहीं पता, मैं भी तो कागज़ ही देखूँ, और कागज़ झूठा हो सच्चा भी हो सकता है। और आप फैसला कर देते हो, उसका तो आपके आगे से निकल की बात, फिर ऊपर से कुछ और कागज़ लग जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये बात मैं नहीं मानता। छुट्टी और रिलैक्सेशन हर किसी का हक है, हर किसी को चाहिए। आप भी अपनी फैमिली के जाते हो, वो भी जाते हैं। और 2 महीने की छुट्टी कोई कोर्ट नहीं होती, सारी कोर्टों में वेकेशन जज बैठे होते हैं। अच्छा, आपको अर्जेंट हियरिंग करनी है, आप चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे नहीं खुला था? खुला था। उसके लिए भी अभी क्रिटिसाइज होता है वैसे। हाँ, तो वो तो काम करो तो भी क्रिटिसिज्म है, ना करो तो भी क्रिटिसिज्म है। ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेने वाली बात है। वापस आते हैं मरीन वाले पे। सर, ओपन डिलीवरी ये क्या है? ओपन बॉक्स डिलीवरी कहते हैं जी, कि जी। भाई जैसे आपने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बॉक्स में ये सामान है, जब डिलीवरी होगी तो वहाँ जाके वो खोलेगा। अगर वो सामान नहीं मिला तो आपकी डिक्लेरेशन गलत हो गई, तो वो आपका क्लेम आप करोगे कि भाई मैंने तो ये सामान भरा था और ये सामान वहाँ मेरे को नहीं मिला। अच्छा। रास्ते में किसी ने बदल दिया। बदल जाता बहुत होता है। जिसे कहते हैं थेफ्ट ऑन हाई सीज, कि आपने कंटेनर लगाया, उसमें सामान डाला था। अब वो क्या होता था पुराने टाइम में, 3-4 केस मैंने भी ऐसे किए, कंटेनर की जो साइड के लॉक्स होते हैं, सील नहीं तोड़ेंगे, साइड से उसकी गिट्टी निकाल लेंगे, वो दरवाजा पूरा का पूरा यूं उतारेंगे, सामान निकालेंगे, उसमें पत्थर भरेंगे, दोबारा लगाएंगे दरवाजा, साइड से गिट्टी लगा देंगे। कर लो आप क्या करो, हाई सी थेफ्ट। अच्छा अच्छा, पर उसके लिए भी इंश्योरेंस है? यू हैव टू प्रूव दैट इट हैज बीन स्टोलन। अच्छा अच्छा। और हर चीज़ को अगर कोई बंदा मरीन वाला है तो वो पैकिंग में कंजूसी नहीं करना चाहिए उसको, जो वो पैक कर रहा है उसको। सी वर्दी पैकिंग होनी चाहिए। हाँ, सी वर्दी या प्लेन वर्दी, जो भी जी। जिस मोड से वो ट्रांसपोर्टेशन जा रही है। क्योंकि आपका सामान अगर लाइट्स वगैरह, मैंने खुद देखा, जैसे हम तुगलकाबाद में हमारा जो ICD डिपो है, तो एक लाइट के एक्सपोर्टर थे, उन्होंने गत्ते के डब्बे में पैक करके भेज दी, और वहाँ तो मजदूर है, उन्हें ठा वो सारी लाइट टूट गई। वहाँ पहुँची तो उसने कहा सारी लाइट टूटी हुई है, तो वो क्लेम हो गया कि जी मेरी तो लाइट टूट गई। तो अब वो पता कैसे चलेगी कहाँ टूटी है? अब वो 20 साल मुकदमा लड़ने के बाद उनको पैसे मिले। अरे बाप रे। लिटिगेशन टाइम इज़ वेरी हाई। अच्छा, और ये जो सर्वेयर्स आते हैं, इनसे दोस्ती करनी चाहिए, इनसे दुश्मनी करनी चाहिए? अपने हिसाब, दुश्मनी किससे करने का, अपना काम आप निकलवा सकते हो। हाँ हाँ। नहीं निकलवा सकता। आपने मुझे भी तो बुलाया है, तो प्यार मोहब्बत में बुलाया है, निकालते तो मैं भी नहीं आता। तो इसलिए आप दुश्मनी की बात तो छोड़ दो। और सर्वेयर्स भी ये काम अपना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर्वेयर अपना काम नहीं करते हैं। दे आर लाइसेंस्ड बाय IRDA, और वो जाते हैं, क्लेम असेस करते हैं। असेसिंग करने के बाद उसको बताते हैं कि भाई ये क्लेम पेबल है, ये नहीं है, और उसके ऊपर भी इंश्योरेंस कंपनी बाउंड नहीं होती कि उसको फॉलो करे। इट कैन रीअसेस इट, it can ask for explanation, it can also give suggestion, and then thereafter ignore the report also and assess the claim on its own also. क्योंकि अल्टीमेट पैसे तो उन्होंने ही देने हैं ना। तो लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब पैसे ये देने की बारी आती है तो इंश्योरेंस कंपनी इतने ज़्यादा बैकफुट पे क्यों चले जाते हैं? लाइक जब आपका प्रीमियम लेट होता है तो दे गेट वेरी अपसेट। प्रीमियम तो लेट हो ही नहीं सकता ना, प्रीमियम तो आप दोगे पहले तभी तो इंश्योरेंस। नहीं, जो दूसरे जो हर मंथली या ईयरली जो भी लेते हैं वो चार्जेस होते हैं। मेरीन में वन टाइम प्रीमियम होगा। अच्छा, one time नॉट बी मंथली और दैट। जो हेल्थ पॉलिसी होती है वो भी वन टाइम होती है, सिर्फ और सिर्फ LIC में होता है कि आप मंथली प्रीमियम या ईयरली और बाई ईयरली दे सकते अच्छा अच्छा। जो बाकी इंश्योरेंस होती है वो टर्म इंश्योरेंस होती है, और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम एक बारी में कैलकुलेट हो जाता है। यू कैन नॉट पे इट इन पार्ट्स। तो जैसे आपने मेरीन की पॉलिसी ले ली, तो आपने प्रीमियम एक बारी में दे दिया जी। डिक्लेरेशन आप देते रहते हो कि मैं सामान भेज रहा हूँ, तब तक वो लिमिट एक्सॉस्ट नहीं हो जाती। अच्छा अच्छा उसमें एक CND अकाउंट भी होता है, अच्छा। क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट। उसके अंदर क्या होता है कि आपने कुछ पैसा छोड़ रखा होता है कि अगर मेरा सामान 100 करोड़ से ऊपर का चला गया और मेरा आप इंश्योरेंस का प्रीमियम शॉर्ट पड़ गया, तो आप उस प्रीमियम उसमें से ले लो, तो वो पैसा आप छोड़ देते हो। अच्छा। तो वो प्रीमियम ऐड ऑन हो जाता है, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसकी लिमिट बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रीमियम कैलकुलेट पहले नहीं होता।
अच्छा, और मरीन कार्गो में क्लेम्स में लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक गया है या जाता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो प्रोसेस क्या है सुप्रीम कोर्ट जाने का? सुप्रीम कोर्ट Starts- डायरेक्ट नहीं जाते हो। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लेम कितने पैसे का है। और पहले तो ये होता था कि आपने क्लेम आपका मान लो कि भाई 2 करोड़ से ऊपर का है, सो आप सिविल सूट करना चाहते हो तो कोर्ट फीस लगाओगे। कंज्यूमर में पहले क्या होता था कि आपका जो क्लेम होता था उस बेस पे आप जाते थे। अगर आपका पुराने टाइम में ये इसकी होती थी लिमिट 1 करोड़ 20 लाख होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम की, डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर 50 लाख तक स्टेट कमीशन होता है, उसके ऊपर 1 करोड़ से तक और उसके बियॉन्ड नेशनल कमीशन होता था, तो आप डायरेक्ट वहीं कंप्लेंट फाइल करते थे। अब चेंज हो गया, अब 1 करोड़ में डिस्ट्रिक्ट फोरम और उसके ऊपर 2 करोड़ तक यहाँ पे 2 से 5 करोड़ और फिर 10 करोड़ तक वहाँ जाते हो, 10 करोड़ एंड बियॉन्ड नेशनल कमीशन। लेकिन अब एक जो बेसिक चेंज आया है, पहले जो आपका केस फाइल होता था वो आपके क्लेम के पैसे के ऊपर होता था, पर अब जो होता है वो आपकी कंसिडरेशन पेड के ऊपर होता है। जब से 2019 का एक्ट आया है उसने वो चेंज कर दिया जी। तो मान लो कि आज की डेट में तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम ही जाओगे चाहे आपका 500 करोड़ का क्लेम क्यों ना हो, क्योंकि क्लेम के अंदर आप 1 करोड़ का प्रीमियम तो बहुत ही रेयर, मैंने आज तक एक देखा है और वो भी इंडस्ट्रियल प्रीमियम देखा है, इंडस्ट्रियल रिस्क IRD पॉलिसी कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिस्क पॉलिसी। तो वो पॉलिसी का मैंने देखा 1 करोड़ रुपये का प्रीमियम और वो भी बहुत बड़े ग्रुप का। जी जी। अदरवाइज प्रीमियम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। तो जो कंसिडरेशन पेड है अगर वो 1 करोड़ से नीचे की तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाओगे तो पेड पे चेक करा दे रहा है इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस कितना वो भी। था? हाँ, वो पुराने 1996 के एक्ट में तो जो इंश्योरेंस का क्लेम होता था उस हिसाब से जाते थे, पर अब 2019 के अंदर वो चेंज हो गया, आप कंसिडरेशन पेड पे जाते हो। उसके पीछे कोई कारण था कि हाँ, क्यों चेंज किया? क्यों चेंज किया? क्योंकि हर कोई नेशनल कमीशन चला जाता था, 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम तो नॉर्मल होता था, नेशनल कमीशन भर गया था और वहाँ पे ये आपके जितने भी ये बिल्डर वाले केस हैं वो भी आ गए थे, लोगों का नंबर ही नहीं आता, आज भी नहीं आता। 70 केस लगे हुए हैं, वो भी जो जज बैठे हैं वो भी कितना काम करेंगे, 20 केस 50 केस, शाम के 4 साढ़े 4 बजे की जजमेंट भी लिखवाई, साइन भी करना है, पढ़ना भी है, तो ना आपको डेट मिलती है वहाँ 6 महीने की। तो इसलिए बहुत सारे डॉक्टरों की डेट 6 महीने बाद की मिल रही है। डॉक्टर की तो वो ऐसा है कि भाई आप 6 महीने बाद की मिल रही है, क्योंकि वो हर कोई उसी के पास जाना चाहता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है मैं बच जाऊंगा इसके पास, कैंसर के होगा डॉक्टर या न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होगा, बट कोर्ट के अंदर नॉर्मल डेट 3 महीने 6 महीने के बीच में ही होती है। अच्छा, और ये जो अचानक से डेट मिल जाती है, मतलब अचानक से जैसे अचानक मान लेते हैं कि शिवसेना जो है वो टूट गई, हाँ, अब अचानक से अगली मेंशनिंग डेट करते हैं, वो मेंशनिंग का एक प्रोसेस होता है कि मेरा ये मुकदमा है, इसका एक अर्जेंट रिलीफ है, अच्छा। तो इसको कल सुन लिया जाए, वो जजेस की डिस्क्रिप्शन होती है, हाँ, वो ठीक है जी कल लगा। आप डिफेंड करते जा रहे हैं अपने जजेस को, आप लगातार कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप ऐसा नहीं है कि डिफेंड कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, और ये नहीं है कि सारे अच्छे हैं सारे बुरे हैं, हर जगह मिक्स बैच होता है, चाहे वकालत है, चाहे बिजनेस है, चाहे जजेस हैं, चाहे IAS हैं, चाहे RS है, कोई भी आदमी है, हर जगह मिक्स बैच होता है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। एक सिस्टम सा नहीं बन गया आपको? एक सिस्टम सा बन गया है। चलिए उस पर बाद में, पहले मरीन वाला खत्म कर लूँ, अदरवाइज क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा। मरीन इंश्योरेंस में स्मॉल मिस्टेक से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, ये अवधारणा कितनी सच्ची है? बिल्कुल 100% सच्ची है। अच्छा। बताया ना मैंने आपको कि शिप का नाम गलत हो गया, आया माल किसी और से, छोटी सी मिस्टेक ही तो है। आपका बिल ऑफ लेडिंग पे तो लिखा है ना कि कैसे आ रहा है, वहाँ शिप चेंज हो गया, कंपनी ने शिप चेंज कर दी जहाँ आपने बुकिंग कराई थी, उसने आपको इंटीमेशन नहीं दी, आपका शिप चेंज हो गया, आपका माल खत्म, आपका रिस्क कवर नहीं है, वेसल चेंज है। तो मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू। वेसल की सी वर्दीनेस नहीं है, उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया बीच सी पे, उसका चेकअप नहीं हुआ, उसका सर्टिफिकेट दोबारा नहीं आया, शिपिंग जो इंस्टीट्यूट है जो देती है लंदन की है, वहीं से कराना पड़ता है, वो अपने आदमी भेज के शिप वर्दीनेस का सर्टिफिकेट देते हैं। तो शिप कहीं का भी हो वहीं से होगा। अच्छा। हाँ, तो वो आपका आ गया, वहाँ शिप खड़ा है, माल पड़ा है, आप सब कुछ आपका वो हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस तो आपको कानूनी रूप से चलने पे मिलती है ना, गैर कानूनी काम से तो नहीं मिलती। तो ये अलग अलग देशों ने अपने क्यों नहीं बनाए शिप वर्दीनेस वाले जो सेंटर्स हैं? ये वर्ल्ड ओवर ब्रिटेन का राज था और ब्रिटेन का लॉ चलता है, हिंदुस्तान के अंदर आज भी ब्रिटेन का लॉ चलता है। हमारे कपड़े आज तक वही हैं जो अंग्रेजों के थे, जो काला गाउन पहनते हैं और जो हम वो कमांडमेंट्स 10 कमांडमेंट्स, खाली वो सर वाला हटा दिया गया, वो हटा दिया क्योंकि वो महंगा था ना खरीदने में। फिर गर्मी बहुत थी, इंग्लैंड में ठंड है। और अगला इस पे एक और सब, अब चलते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे। मरीन इंश्योरेंस, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते वक्त हम लोग क्या मिस कर जाते हैं जो बाद में हमारा बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करते वक्त हम प्रीमियम देखते हैं कितने पैसे लग गए, हम ये नहीं देखते कि रिस्क कवर क्या हो रहा है। तो इसलिए जब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते हैं उसके अंदर आजकल कई तरह की पॉलिसीज़ हैं। ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जिसमें आपके घर का आर्टिकल भी इंश्योर्ड होता है, और वो भी होती है जो आर्टिकल के बगैर इंश्योरेंस, सिर्फ बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो गई। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट कि भाई मेरा घर इंश्योर्ड हो, वो अंदर का सामान इंश्योर्ड नहीं कराते। ये एक बेसिक गलती आज की डेट में हो रही है जी। सिर्फ बिल्डिंग करा दी। आप जैसे ये बातें बोल रहे हैं मुझे अपना याद आ रहा है कि हाँ, मेरे सीए ने भी यही किया हुआ है कि बिल्डिंग इंश्योरेंस करी हुई है वाली, सामान नहीं करा, मुझे याद आ गया था। कहीं कुछ पंगा आता है ना इंश्योरेंस से, तो वो कहते हैं मिस्टर नंदवानी है जो इस बारे में क्लियर करेंगे डाउट,
इवन समटाइम्स क्या होता है, मैं कहना नहीं चाहता, बात अलग है कि जब कभी जजेस को भी ये होता है कि भाई कहीं से शिफ्ट होकर ट्रांसफर होकर आते हैं और उनको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है, जी। वो भी कई बार कहते हैं नंदवानी जी बता दो इसमें क्या है क्या नहीं। तो आपका ये कहना है कि घर के अंदर की चीज़ों का भी इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। कराइए। और जो आप पेमेंट करते हो या जो आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हो, कभी भी प्रीमियम मत देखो, इंश्योरेंस बाय करते हुए उसका बेनिफिट देखो कि एंड बेनिफिट मेरे पास क्या आ रहा है। आज की डेट में 1000 रुपये का प्रीमियम बढ़ भी जाए, आप 5000 दे रहे हो, आप 6 भी दे सकते हो, तो वो 5000 की जगह वो 1000 रुपये का लालच ना करके वो 10 लाख की कवरेज देखो, इंश्योरेंस खरीदते हो। और ये अग्रीड वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है ये? एग्रीड वैल्यू वो है जो आपने और इंश्योरेंस ने एग्री कर ली कि भाई इस्तेमाल की ये वैल्यू है। मार्केट वैल्यू वो है जो उसकी वैल्यू बाजार में लगनी है। मान लो कि आप आज रजिस्ट्री कराते हो, रजिस्ट्री मकान की होती है, तो जो सरकार को आप बताते हो वो तो आप कम बताते हो, लेकिन बाजार में तो उसका भाव ज़्यादा होता है, तो मार्केट वैल्यू वो है। सर, प्रॉपर्टी डैमेज के केस में इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने का बेस्ट और सिंपल तरीका क्या है? कोई भी इंश्योरेंस क्लेम हो, आपको क्लेम फॉर्म भरना है और आपने फाइल कर देना। आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है, पुराने टाइम में उस कंपनी के दफ्तर में जाकर देना पड़ता है जहाँ से आपकी पॉलिसी होती थी। जी जी। अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो मतलब आप बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन, पेमेंट भी ऑनलाइन, आपका वो क्लेम जब पास हो जाएगा पैसे भी आपके ऑनलाइन आ जाएंगे, अच्छा। आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मान लेते हैं जब जैसे हाइपोथेटिकली प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आपका इंश्योरेंस अप्रूव हो जाए? आपको कुछ प्रिकॉशन नहीं लेने, जैसे डैमेज हुआ इमीडिएटली आपने बता देना, वहाँ से सर्वेयर आएगा। जब तक वो नहीं आता आपको यथास्थिति बना के रखनी है, स्टेटस को मेंटेन करना है कि भाई आपने ये नहीं कि रिपेयर स्टार्ट करा दी, फोटोग्राफ वो लेगा, असेस करेगा और फिर आप उसको एस्टीमेट दोगे कि भाई मेरे रिपेयर का इतना एस्टीमेट है, फिर वो अलाउ करेगा, फिर आपका काम स्टार्ट होता है। अच्छा, मतलब डोंट टच एनीथिंग में लिख रखा है कि वीडियो बना लें, डोंट टच, कोई सामान ना छुएं। वीडियो वगैरह तो बना सकते हो आप, फोटो भी ले सकते हो, बट वो वैलिड नहीं होती क्योंकि सर्वेयर ने लेनी होती है। कई बार सर्वेयर लेट हो जाता है और बिल्डिंग आपकी मान लो कि ऐसी है कि अब गिरी तब गिरी, तो आप ले लो। अच्छा। भाई देखो ये खड़ी थी अब गिर गई, तो गिर गई तो वो आके उसकी फोटो ले लेगा, जो स्टेज होगी उस स्टेज से रिपेयर होगा। जी 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 जी। हाँ। और मतलब सर्वेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे सिस्टम सर्वेयर का। आप ये समझो कि आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच की कड़ी है। अच्छा। वो रिकमेंड करेगा तो आपका केस जल्दी हो जाएगा, अगर वो आपका केस रिजेक्ट कर देता है तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। अच्छा। सर्वेयर इज एवरीथिंग, बिकॉज वो इंश्योरेंस कंपनी की कान, नाक, आँख, कैलकुलेटर सब कुछ वही है। और अगर सर्वेयर की भी कैटेगरी होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ द क्लेम, कि क्लेम कितना बड़ा है उस हिसाब से सर्वेयर अपॉइंट होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अमाउंट क्या 20,000 होगा? का है C क्लास, 1 करोड़ का ऊपर A क्लास होता है, 1 करोड़ से नीचे B क्लास, मतलब ये डिपेंड करता है कितनी क्वांटम है, उस हिसाब से IRDA के अंदर गाइडलाइन दे रखी है अच्छा। कि ये गाइडलाइन है, इसके अंदर ये होगा। तो सर्वे जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना हो, सर्वे हमेशा थर्ड वो पार्टी नहीं होगा। होता। अच्छा। सर्वेयर इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, अच्छा। ही इज बाउंड बाय द रूल्स ऑफ सर्वेयर ऑफ द IRDA। अच्छा। सर्वेयर गाइडलाइन से अच्छा, सर्वेयर हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिविजुअल होगा वो। हाँ, अब क्या है, कई कंपनीज ने अपने उस पे रखे हुए हैं पेरोल पे, पर वो सिर्फ कंपनी का काम करते हैं, वो बाहर का काम नहीं कर सकते। जैसे अभी गाड़ी का इंश्योरेंस है और गाड़ी का सर्वे होगा तो वो कंपनी से आएगा, अच्छा। वो उन्होंने रखा हुआ। लेकिन जैसे फायर का इंश्योरेंस है, बिल्डिंग गिर गई या कुछ स्ट्रॉन्ग डैमेज है, तो वो सर्वे फिर वो बाहर से करेंगे, क्योंकि वो जो सर्वे यहाँ होता है वो नए नए सर्वे होते हैं, वो C कैटेगरी में। आपको बड़े क्लेम के लिए A कैटेगरी का सर्वे चाहिए। और वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे उनको नेचुरली एक्सपीरियंस, कितने क्लेम कर चुके हैं, 20 साल 25 साल की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद वो करते हैं उनको। मतलब सर्वेयर भी एक अलग वो है, मतलब मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगता था इंश्योरेंस कंपनियों का किसी थर्ड पार्टी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता होगा और वो सर्वेयर भेजती होगी। सर्वेयर का एक पूल होता है। अच्छा। भाई एक सर्वेयर का एग्जाम होता है, वो सर्वेयर का एग्जाम देते रहे, देने के बाद आप सर्वेयर बनते हो, फिर आप और एग्जाम देते हो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाते हो, तो आपका क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है है ना। और अकॉर्डिंगली उसका पैसे बढ़ते हैं आपके जो आप चार्ज तो करते सर्वे हो। फीस जो होती है वो डिपेंड ऑन द वर्क होती है, उसका कितना ट्रैवल है, कितने दिन लगे, कितने घंटे लगे, क्या रिपोर्ट बनी, कितना बड़ा claim है, उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने वकीलों की फीस, सर्वेयर की फीस तय कर रखी होती है। इस पे इतने पैसे का है तो इतना होगा, इतने पैसा का है तो इतना होगा। तुम लोगों ने तो कोई और आएगा। हाँ, वो तो लाइन लगी अच्छा, है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है, तो लाइन लगी हुई है। तो सर्वेयर वाले में भी ठीक ठाक लोग हैं जो ये काम कर रहे हाँ, हैं। बहुत तरह के सर्वेयर्स हैं, बहुत हाई एंड भी हैं, कई फर्म्स भी हैं। अच्छा, फर्म्स भी हैं। हाँ, जो LLPs भी हैं, फर्म्स भी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। अब आते हैं कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस पे, ठीक है ना, मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस पे। मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, हम गरीब लोग, जी। हमारे लिए इंश्योरेंस में सबसे छोटी गलतियां बाइक मोटर व्हीकल में क्या होती हैं जो क्लेम करते टाइम पे मैं हमें बड़ा परेशान सिंपल करती एग्जांपल हैं? देता हूँ। जी। मेरा ड्राइवर है जी। उसने अपनी बाइक इंश्योर कराई, हाँ। उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लिया उसने, 15 लाख रुपए का कवर था, टोटल पैसे देने थे 200 रुपये। उसने ऑनलाइन की और आके मुझे दिखाई, मैंने कहा PA कवर कहाँ है, बोला वो तो लिया नहीं। मैंने कहा फ़ोन कर ऐड करा। ये सबसे बड़ी बेसिक गलती करते हैं, PA कवर नहीं लेते अच्छा। लोग। अब तो
जब गाड़ी देते हो तो उसमें तो होता है, पर बाइक वाले में ऑप्शनल होता है कार वाले में भी ऑप्शनल है, पर पैकेज पॉलिसी में आता है। तो एक तो अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ओनर जो है वो थर्ड पार्टी नहीं होता एक्सीडेंट के टाइम पे। और जो आपको ओन डैमेज है, कई लोग वो नहीं लेते, सिर्फ थर्ड पार्टी कवर ले लेते हैं, जो आज की डेट में बहुत रेयर मिलता है, कंपनीज ने बंद ही कर दिया है। बट ओन डैमेज कवर ज़रूर लेना चाहिए कि गाड़ी को कुछ हो गया तो वो आप उसकी जिम्मेदारी रहेगी, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी रहेगी। और जैसे एक मेरा हमारे ऑफिस का एक लड़का है, उसको हमने ही बाइक गिफ्ट करी थी, जी और बाइक लेके कहीं जा रहा था, रास्ते में उससे बाइक उन्होंने छीन ली। ठीक है। 3 महीने 4 महीने पुलिस वालों ने ढूंढ ली बाइक, भगवान की कृपा से। उसके बाद उन्होंने इसको बुलाया, इसने बाइक पहचानी, ले आया, लेकिन उस बाइक के सामान बदल चुके थे बहुत सारे। ठीक है। तो इसने इंश्योरेंस क्लेम करा, इंश्योरेंस वालों ने बोला हाँ आपका क्लेम तो सही है, पर चूंकि उस दिन आपका डीएल का लाइसेंस था और आप अकेले गाड़ी चले, आप कुछ नहीं देंगे हम। हाँ, लाइसेंस नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है ना कि आप एमवी एक्ट को फॉलो करोगे, मोटर व्हीकल एक्ट को, और कोई भी मोटर व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। तो ठीक रिजेक्ट हुआ वो। अच्छा, पर डीएल अगर उसका वो था, लर्निंग है, तो उसके साथ कोई बैठा होना चाहिए, बैठा होना चाहिए था कोई। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, एमवी एक्ट में लिखा है। पर उसके अंदर जो है कोर्ट्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है जजमेंट में। वो ये कहते हैं कि थेफ्ट में इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा, क्योंकि थेफ्ट जो है वो खड़ी गाड़ी का भी हो सकता है। तो लाइसेंस शुड नॉट बी लुक्ड इनटू, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, तो उसने ये बोलना चाहिए था कि मैं हाईवे में अपनी गाड़ी खड़ी उसको करी। मुकदमा करना चाहिए था, कोई वकील के पैसे वैसे भी बन जाते हैं। सारा ज्ञान पब्लिक के लिए लेगी तो वकील कहाँ जाएंगे। ठीक है। और अगला सवाल है, अगर बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाए जी। और एक्सीडेंट हो गया, जी, तो अब कोई ऑप्शन बचता है? अच्छा, रिस्क इज टू बी प्रीज्यूम्ड। अच्छा, आज आपका इंश्योरेंस खत्म हो रही है तो आप पहले इंश्योरेंस लेके रख लो, वो इफेक्टिव होगी फ्रॉम द सेकंड, क्योंकि इंश्योरेंस रात को 12 बजे खत्म हो गई तो 12:01 में आपकी दूसरी इंश्योरेंस चालू हो गई। तो आपको इंश्योरेंस खरीद के रखनी पड़ेगी। और एक वो वाला क्या चक्कर होता है कि जैसे मान लेते हैं बाइक है और आपने एक इंश्योरेंस गलती से एक्सपायर हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए, जी, अब क्या हुआ कि भैया अब जब नया इंश्योरेंस लोगे तो दोबारा फोटो खींचेगी उसकी, और उसमें वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम नहीं हो जाती, वो ये देखते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या डैमेज है, क्योंकि अगर आपका इंश्योरेंस कंटिन्यूड है तो वो डैमेज कवर्ड है, चाहे वो पुराना है। कंटिन्यू चल रही है ना, आपने नहीं रिपोर्ट किया, आज आप रिपोर्ट करोगे तो आप कह दोगे कि मेरा फ्रेश डैमेज है, तो कंपनी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आपने ब्रेक दे दिया इंश्योरेंस में और आपकी गाड़ी पे डैमेज है, तो वो फोटो में आ गया, तो वो रिस्क कवर नहीं होगा कि भाई ये देख, हम तो आज की डेट में आपको इंश्योर कर रहे हैं और आपका ये डैमेज पहले हुआ है, तो आपका ये डैमेज कवर नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। यस, एंड यू शुड नॉट ड्राइव विदाउट एन इंश्योरेंस। कल को सड़क पे आप जा रहे हो, किसी को मार दिया आपने, 20-20, 50-50 लाख के क्लेम होते हैं, करोड़ों रुपए के क्लेम होते हैं मोटर एक्सीडेंट में। कोई बड़ा आदमी मर जाए, मैंने केस किया था कंपनी के लिए, तो बंदा फॉरेन से आया था, वहाँ प्रोफेसर था, उसकी फॉरेन की इनकम थी, उस हिसाब से उसका क्लेम बनता था 26 करोड़ रुपया। अब इंडिविजुअल आदमी होता तो 26 करोड़ रुपया कहाँ से दे देगा? तो अभी इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम है, वो कितना भी होगा वो पे करेंगे, सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ। क्योंकि अब एक अमेंडमेंट आ गई है 2022 से इफेक्टिव है वो, अप्रैल यहाँ से, कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन वायलेंट हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी पे नहीं है। पहले क्या था कि सेक्शन 147 के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, अगर कोई वायलेशन ऑफ है तो जो क्लेमेंट है उसको पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी ओनर से रिकवर करती रहेगी। अब वो 150 की अमेंडमेंट डाल दी कि भाई अगर वायलेशन है तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं। अच्छा, अच्छा, अभी ये बड़ा हॉट टॉपिक है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, कि इसको कैसे सेटिसाइड किया जाए, क्योंकि कोर्ट चाहती है कि पब्लिक, चला जिसको चोट लगी है, जिसका बंदा मर गया, उसके पैसे तो मिले। तो ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। अच्छा, और सरकार इस तरह के कानून क्यों लाई होगी, जरूरत क्यों पड़ी होगी? नहीं, ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी, क्या हुआ कि जब ये मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हो रहा था तो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोविड टाइम था, 2019 में यह अमेंडमेंट आई है, तो कोविड आ गया था, तो वो चुपचाप पार्लियामेंट में अपना इंश्योरेंस कंपनी वालों ने करवा लिया पास। अच्छा, कि भाई, और उस वक्त थोड़ी अपोजिंग हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, और वो एक्ट पास हो गया था। अब दोबारा अमेंड हो रहा है, शायद मेरे ख्याल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, थैंक गॉड फॉर दैट। और एक वो होता है जिसे जीरो डेप कहते हैं, हाँ। वो कितना ज़रूरी होता है? वो आपकी चॉइस के ऊपर है। 5 साल तक आपकी गाड़ी का जीरो डेप इंश्योरेंस हो सकता है। उसमें ये होता है कि आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो गाड़ी डिप्रिशिएट होनी स्टार्ट होती है, तो इंश्योरेंस आपको उस स्टेज पे लेके आएगी जिस स्टेज पे आपकी गाड़ी है। मान लो आपकी गाड़ी 6 महीने पुरानी है तो उसकी जो कीमत है वो देगी। जीरो डेप में क्या होता है कि चाहे कोई भी रिपेयर है, आपका वो रिपेयर होगा और आपको वो पैसा नहीं देना है। गाड़ी में चाहे जो भी डेप्रिसिएशन लगा, कील लगा, क्योंकि कई बार प्लास्टिक पार्ट्स कवर नहीं होते पॉलिसी के अंदर, वो जीरो डेप में कवर होंगे। एक होती है रिटर्न टू इनवॉइस, वो भी लोगों ने लेते नहीं है लोग। टायर प्रोटेक्ट भी होती है कि आप टायर आपका फट गया तो वो इंश्योरेंस पैसे देगी, या किसी ने फाड़ दिया तब भी पैसे देगी। रिटर्न टू इनवॉइस होती है, गाड़ी चोरी हो गई, आपने तो 20 लाख की खरीदी थी, पर आज की डेट में वो आपकी 16 लाख की रह गई, तो आपकी गाड़ी नहीं मिली तो आपको 20 लाख मिलेंगे। अच्छा जी, तो रिटर्न टू इनवॉइस एक बहुत अच्छा कवर है। पता नहीं था भाई, मैं ज़रूर लूँगा। रिटर्न टू इनवॉइस और जीरो डेप तो लेना ही चाहिए। हाँ,
ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या खतरा है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी खतरा नहीं है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ये है कि भाई जैसे आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैसे देने की जिम्मेदारी आपकी है। चाहे आपका पेड ड्राइवर चला रहा है, चाहे आपका कोई भाई चला रहा है, तो उसी को कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी कवर। जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अभी 20 लाख का क्लेम हो जाए, 50 लाख का क्लेम हो जाए, बंदा मर जाए, तो वो बंदा जब मर जाए तो उसके पैसे देने पड़ते हैं ना, कि भाई ये मर गया, टोटस लाइबिलिटी आपके खिलाफ। जी जी जी। ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से है, क्योंकि हमारा सारा कानून ही इंग्लैंड का है। तो आपने कोई गलती करी जिससे किसी का नुकसान हो गया, वो डैमेज आपने पे करना है। इसको कोडिफाई करके मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना दिया गया। ट्रिब्यूनल के अंदर आप क्लेम डालते हो, आपको पेमेंट मिल जाती है, चाहे इंजरी की है चाहे डेथ की है। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे यूएस यूके में पर्सनल इंजरी के लॉयर्स बैठे हुए हैं जो यही काम करते हैं कि आपको लगा फिक्स फी भी है 30% ऑफ द क्लेम, यहाँ नहीं हाँ है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो फीस होगी वकील की वो वहाँ पे मिलेगी। फीस भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। अच्छा। चाहे दूसरी साइड का वकील है, हाँ हाँ हाँ। उसकी फीस भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। हमारे यहाँ पे क्या नियम है? हमारे यहाँ पे तो जो क्लाइंट दे जाए। अच्छा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जो क्लाइंट दे जाए जैसे? भाई जो मतलब देखो, ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। मैं अब इसमें घुस गया तो फिर मेरे को अपने वकील भाइयों से बैकलैश आ जाएगा, तो उसमें ना घुसे तो बढ़िया। क्योंकि फीस का टॉपिक ऐसा है कि हर किसी का सब्जेक्टिव है। आपको जो वकील पसंद आया और उसके पैसे पसंद आए, आप उसको करोगे। मुझे जो पसंद आएगा मैं उसको करूँगा। जी जी। 90 दिनों के अंदर अब जो क्लेम बोनस का जो नुकसान है, जी। वो जो 90 दिनों के अंदर बताना पड़ता है। 90 दिनों में बताना पड़ता है। एनसीबी का जो नुकसान, एनसीबी जी 90 दिनों का कुछ नहीं होता। एनसीबी होता है कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया पहले, तो आज आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो तो आपको उतना बेनिफिट मिल जाएगा कि यार यू आर गुड ड्राइवर, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, आपने क्लेम नहीं लिया, तो पर सुना आपको वो पीनट्स की तरह होता है जो देते हैं वो फायदा। 45% तक होता है प्रीमियम का। अच्छा कहीं गाँव का 80% तक भी होता है। अच्छा। अगर आपकी गाड़ी मान लो आपकी एक्सीडेंट ही नहीं हुई 8-10 साल, 80% तक मान लो 35,000 का प्रीमियम, 80% आपको कम देना होगा। आज की डेट में 60-70 हज़ार रुपये गाड़ी का प्रीमियम होता है। तो उसमें से अगर आपको 35% का भी डिस्काउंट मिल गया तो क्या बुरा है। और व्हीकल इंश्योरेंस रिन्यू करते वक्त प्रीमियम इतना ज़्यादा ही बढ़ रहा है, मतलब उसके लिए कोई टिप्स है ताकि पैसे बचा सके वो बंदा? आप नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो आपकी लोडिंग लगती है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। आप गाड़ी अच्छी चलाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, एनसीबी मिलता रहेगा, तो आपका प्रीमियम कम होता रहेगा। और जो इंडियन मोटर टैरिफ एक्ट के हिसाब से प्रीमियम है, उसके ऊपर भी कंपनीज डिस्काउंट देती हैं। चल ठीक है यार, 100 रुपये मेरे को रिकमेंडेड है, मैं तेरे को 95 में दे देता हूँ, 5 रुपये का घाटा मैं खा लेता हूँ। बट उसमें क्या है कि उनका क्वांटम बहुत होता है, बहुत सारी गाड़ी इंश्योरेंस होती है तो प्रीमियम बहुत आ जाता है। तो उसमें से कितने केस सकते हैं क्लेम पे? 5%, 10%। पुराने टाइम में तो 300-300% ऑफ द प्रीमियम भी हुआ था जब कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ थी, तब ये प्राइवेटाइजेशन करी इसलिए क्योंकि बैंकरप्सी आनी स्टार्ट हो गई थी कंपनी। अच्छा अच्छा। और ये जो ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हो, किसने बोला कि नया ले आते हैं आइडिया ये वाला? ये इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा दिस वाज कॉल्ड वेजर्स। अच्छा। के वो लाला जी बैठे होते थे हाँ हाँ। और आपने शिप से माल भेजा कि लाला जी इतने का माल भेज रहा हूँ, क्या भाई तेरा माल तो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि लाला जी वो रास्ते में ख़राब हो जाएगा, कि शर्त लगा लो। तो वो इंग्लैंड में कॉन्सेप्ट आया, धीरे धीरे उसको वेजर्स की जगह फिर इंश्योरेंस आया। इंश्योरेंस में लोगों ने कंपनियाँ खोलनी स्टार्ट की। दिस इज़ ऑल इंग्लिश लॉ एंड इट इज़ एज ओल्ड एज 1700s। 17 समथिंग में पहली इंश्योरेंस कंपनी आई थी। वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज आर आल्सो इंश्योरेंस कंपनीज। आई वुड नॉट से दैट एप्पल इज द रिचेस्ट कंपनी, दैट इज नॉट एन हाँ इंश्योरेंस। हाँ, बट जैसे जो नॉर्मल देखा जाता है तो जैसे एप्पल इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो गया है, या ऐसे 10 कंपनियां अलग ऊपर कर भी लीजिए। है, इन्फोसिस भी है। ऐसे आईटी कंपनीज आर रिच कंपनीज नाउडेज। आई डोंट थिंक इंश्योरेंस कंपनीज आर रिच कंपनीज। हाँ, दे आर बेटर देन मैनी कंपनीज, बट दे वुड नॉट बी इन द टॉप लाइन। But why are they attacked? Like they are the most attacked companies. Like a lot of people hate them. Because claim reputation, because of claim reputation. When you buy insurance, तो आपको ये नहीं पता होता कि मेरी इंश्योरेंस जो मैंने खरीदी है उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब जब वो नहीं पता होता तो लोगों को जब क्लेम रिजेक्ट होता है, क्या ये तो मुझे बताया नहीं था। भाई तुमने पॉलिसी पढ़ी ही नहीं, तो फिर तुम अब खुद की गलती में दूसरे को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। आपने मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उस हिसाब से ही होगा ना। एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो वेरी प्रो क्लेमेंट। अभी मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक क्लेम जीता है, सिविल सूट किया था, एल्डरली कपल, और प्री एग्जिस्टिंग उसकी वाइफ की सोलिटरी किडनी थी। सोलिटरी किडनी होती है, एक किडनी छोटी है, एक किडनी बड़ी है, नॉर्मल फंक्शन है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल फंक्शन वगैरह सब कुछ ओके था। उनकी पॉलिसी कैंसिल कर दी अच्छा। कि आपने झूठ बोल के मिस रिप्रेजेंटेशन करके पॉलिसी ली है, इसलिए ये नहीं बताया कि कितनी छोटी है आपके? आपने बताया नहीं। अच्छा। तो उसने कहा तुमने तो मेरे डॉक्टर से चेक कराया था, मेरे सारे फंक्शन ठीक है। हाँ हाँ। तो दिस इज ओनली अ बॉडी कंडीशन, दिस इज नॉट अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो मैंने डिफेंस लिया। और वो मुकदमा मैंने जीता, और उसमें ऑर्डर भी कराया कोर्ट से कि इनकी आगे पॉलिसी होती रहेगी, हाँ देयर इज नो मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वकील साहब के पास गए हो, उसको कितनी नॉलेज है, आप उसने कितने तरह के केसेस को डील किया। रिजेक्शन इज़ नॉट एंड, उसके बाद आपको एडवाइस लेनी है। आपको इंश्योरेंस एडवाइस आपके एजेंट से भी मिल जाएगी, वो भी पुश कराते हैं। ऐसे ही मैंने एक मेरे पास क्लाइंट आए, तो उनकी वाइफ को IVF करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। उसके बाद उन्होंने घर में ICU बनाया, 11 लाख रुपए का क्लेम था, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने।
मैंने सिर्फ एक लेटर बना के दी, वो लेटर दी उनके 11 लाख रुपए आ गए, अच्छा। उनको कोर्ट नहीं जाना पड़ा। तो इट इज़ योर लक ऑल्सो, आपकी किस्मत कैसी है, आपको कहाँ आगे वकील कैसा मिला, आगे जज कैसा मिला, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर लिटिगेशन में पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जीतती है। अच्छा, और ये आईडीवी जो होती है जो गाड़ी डिक्लेयर वैल्यू जी, ये होती है कि आपने अपनी गाड़ी की क्या वैल्यू बताई है। हम्म, मेरी गाड़ी के लिए 10 लाख है, मैं बताता हूँ, आपके तो मार्केट वैल्यू नहीं है भाई, 7 लाख रुपए है, मैं तो आईडीवी 7 लाख लूँगा, हम्म, तूने करना तो फिर। और लोग क्या करते हैं कि जो इनवॉइस की वैल्यू होती है उसमें टैक्स भी लगा होता है, उसमें एक्सेसरीज भी लगी होती हैं, पर एक्चुअल गाड़ी की कीमत उससे 3-4 लाख रुपए कम होती है। तो आईडीवी वो होती है जो एक्चुअल गाड़ी की कीमत है, अच्छा अच्छा, और हमेशा इंश्योरेंस कंपनी वही उठाती है। मार्केट से उठाती है। वो तो डेप्रिशिएशन का स्लैब दिया हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, गाड़ी जितनी डेप्रिशिएट होती जाती है उतनी उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है, अच्छा अच्छा, तो उतना ही आईडीवी ले लेते हैं जो डेप्रिशिएशन कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद व्हीकल एक्ट में जो नए रूल्स आए हैं जो 2019 में जो आप बता रहे थे, जी। उसका फ़ायदा हुआ है लोगों को या नुकसान ज़्यादा हुआ है उससे? अभी बोलना बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी 4 साल ही हुए हैं और कोर्टों की प्रोनाउंसिएशन। अभी देखो जिसको गाड़ी की वायलेशन है, लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, उसमें उसको क्लेम नहीं मिला, उसको ओनर के खिलाफ जाना पड़ रहा है, ओनर से पैसा रिकवर करना ओनर ड्राइवर से बहुत मुश्किल होता है कि प्राइवेट अच्छा। आदमी से पैसा रिकवर करना। पर इंश्योरेंस कंपनी तो अपफ्रंट देती है बिकॉज उसको तो कोर्ट की बात माननी जी जी माननी है। जी जी। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट हो गया, जी। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही है, जी, तो आम आदमी को क्या करना चाहिए ताकि वो आसानी से उनको क्लेम मिल जाए? क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस देखो, आपको या तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो जिसमें कोर्ट फीस नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ टाइम फ्रेम बहुत लंबा हो गया आज की डेट में। जी जी। 2 साल 3 साल तो नीचे लग जाते हैं, फिर स्टेट कमीशन, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट। या आप सिविल सूट कर सकते हो जो आज की डेट में कमर्शियल सूट होता है दिल्ली में, तो बाकी जगह भी हो गया है, बट कमर्शियल एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ नहीं है उस हिसाब से। अदरवाइज आपको कोर्ट फीस लगा के मुकदमा करना पड़ता है और उस मुकदमे में फिर आपको गवाहियाँ देनी है, फिर आपके बाद क्रॉस करोगे। कंज्यूमर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो समरी प्रोसीजर है, मतलब संक्षिप्त में आपको मिल जाएगा। एक है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन जो है ना, उसमें इंश्योरेंस का ही कोई आदमी बैठा होता है जो रिटायर्ड होता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के अंदर आप क्लेम फाइल करोगे और वो अगर उसको लगता है कि आपका क्लेम गलत रिजेक्ट हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को कहेगा पे कर दो। इंश्योरेंस कंपनी उसकी अपील नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके खिलाफ कहता है कि नहीं आपका क्लेम ठीक रिजेक्ट हुआ है, तो आप कंज्यूमर में भी जा सकते हो, आप सिविल सूट भी कर सकते हो। हम कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज अ टूथलेस टाइगर, अच्छा, सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ऐसी है, सॉरी। टूथलेस टाइगर मतलब सिर्फ दिखावे के लिए ही है। काइंड ऑफ ग्रीवियंस सेल ही हो गया इनका। हाँ 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 हाँ, उसमें इंश्योरेंस का ही कोई बहुत सीनियर रिटायर्ड अफसर बैठा होता है। अच्छा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम फैसले प्लेंटिफ को मिलते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है। इट इज़ हाईली लोडेड इन फेवर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा अच्छा, मान लेते हैं। चलो, एक और सवाल है कि आपकी गाड़ी जिस दिन एक्सीडेंट हो रहा है उस एक दिन उस ग्राफ 1 या ग्राफ 2 लगा हुआ है, जी, ठीक है? ठीक है। आपकी गाड़ी का एक दिन पहले ही ग्राफ 1 में या ग्राफ 2 जो भी लगा उसमें चालान हो गया ऑनलाइन, जी। क्योंकि कैमरा ने देख के चालान कर दिया। आपकी गाड़ी ठुक गई। अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई साहब वो जो ग्राफ 2 लगा था उसमें अपने गाड़ी निकाली ही क्यों? तो यार सर मेरे को फाइन तो कर सकते हो। हाँ, दैट इज मोटर व्हीकल एक्ट। मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मेरी गाड़ी ठुक गई, मुझे भी चोट लग गई गिरने से, तो मेरी गाड़ी का नुकसान तो हो गया। ये तो ना कह दोगे तूने हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट का फाइन 200 रुपये मैं दे दूंगा। इसी तरह ग्रैफ की वायलेशन का फाइन 10,000 रुपये है, तो मैं 10,000 रुपये दे दूंगा। उससे मेरा क्लेम थोड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज नॉट सपोज टू ब्रिंग इट ऑन द रोड, पर वो आई, चाहे वायलेशन में आई, पर गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ ना। पॉलिसी में तो लिखा है ना कि आप पेमेंट करोगे, और ये भी लिखा होता है कि आप एमवी एक्ट को फॉलो करोगे। पर ग्रैप इज नॉट अंडर एमवी एक्ट, इट इज द स्टेट एनेक्टमेंट फॉर एनवायरमेंटल एक्ट। जी। तो वो तो पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा कि आप एनवायरमेंटल एक्ट को फॉलो करोगे। पीयूसी के अगर पीयूसी नहीं होगा तो क्या गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? अ, व्हीकल इंश्योरेंस फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली क्या करें ताकि हम उससे बच सकें? फेक वेबसाइट से ना कराएं। डेफिनेशन क्या है फेक वेबसाइट? कैसे पता चलेगा मेरे को फेक वेबसाइट है? कंपनी की जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है उस पर आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, और कोई भी क्यूआर कोड जो जनरल सिखाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, ओटीपी ना दें, ये ना करें। मोस्टली आप ऑनलाइन जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की यूपीआई से बेटर सिक्योरिटी होती है। और अगर आपका कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है तो यूपीआई में आपको पैसे लेने बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप डिस्प्यूट कर सकते हो कि ये पेमेंट कैसे गलत हो। जी जी। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें। जो मुश्किल तरीका है पे करने का उसको फॉलो करें, उसमें और चांसेस नहीं तो अच्छे हैं best तो ये है आपके। कि चेक दें एजेंट को, चेक दें एजेंट को, या कंपनी के दफ्तर जाकर करा लें। जी जी। सर, एक सब स्टैंडर्ड क्लेम होता है मोटर व्हीकल में, वो क्या होता है? मोटर व्हीकल में नहीं होता वो। अच्छा, हाँ। सब स्टैंडर्ड क्लेम होता है
ओन डैमेज में। अच्छा, मोटर व्हीकल तो हो गया जिसमें थर्ड पार्टी क्लेम हो, जी 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 जी। ओन डैमेज में कंज्यूमर के अंदर क्लेम होता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी की IDV थी 100 रुपये, आपने कोई वॉयलेशन कर दी, आपने कहा जी नहीं मैं तो ये परमिट नहीं थी गाड़ी की या लाइसेंस नहीं था ड्राइवर पे, तो कोर्ट कहती है कि 100 की जगह 75 पैसे दे दे, 75 रुपये दे दो इसको, तो 25% काट लो, 10% काट लो, उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड क्लेम, अच्छा, कि आपकी गलती की आपके ऊपर वो लग गई और बाकी पैसे इंश्योरेंस को देने। जैसा कि एक केस में करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है रोज़ ही होती है, बहुत कोशिशें होती है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जी। जो ये नेचुरल कैलामिटीज होती हैं जी। उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस होती है और प्रॉपर्टीज? किस चीज़ की होती है? फ्लड भी तो नेचुरल कैलेमिटी है, फायर भी नेचुरल कैलेमिटी है, नहीं, फायर तो मान लो गलती से हाथ से लग गई, वो तो जरूरी थोड़ा है। मैन मेड हो सकती है, आर्सनिस्ट होते हैं कई लोग। Arson is not covered under this. अच्छा। Arson is by a person who is the owner of the property. अच्छा। जो खुद अपने घर में आग लगाएगा तभी आर्सन होगी। हाँ हाँ, आपका एम्प्लॉय लगा गया तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा। आपने खुद करी। सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यही तो मजा है आप लोगों के फील्ड का। हाँ देखिए बारीकी निकालनी है ना, वकील का काम तो बारीकी जी बताना जी है। जी बिल्कुल। आर्सन इज कि भाई आपने खुद अपने नुकसान किया या कोई शरारती तत्व आगे कर गया, पर अगर आपका यहाँ कोई आग लग गई, कुछ कोई आग सेक रहा था, उसका कोयला उड़ शॉर्ट गया, सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट तो कवर्ड है। कवर्ड है ही, ठीक है। हाँ हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि ओरिजिनल फायर इज ऑफ नो यूज, फायर इज आग लग गई तो लग गई, बात आप पेमेंट खत्म। करो। अभी आया लेटेस्ट जजमेंट। अच्छा, एक और भी है कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया। हाँ कवर्ड है, Covered अगर आपने है। पॉलिसी में ले रखा है कवर्ड है। अच्छा, पॉलिसी में War ले में covered रखना, होता है। हाँ, पॉलिसी में ले रखना मतलब क्या होता है? रिस्क आपने क्या रिस्क में तो वो लिख के आता है कि एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसके। हर चीज़ का प्रीमियम अलग है, टेररिज्म का प्रीमियम अलग है अच्छा, टेररिज्म का क्या है वो भी बताइए। कि भाई आपने टेररिज्म स्टेट में टेररिज्म एक्टिव है, बम फटता है, शीशा टूट जाता है, तो वो भी आप उसका कवर ले ले तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में जहाँ ब्लास्ट हुआ दुकानें थी। अगर उनके पास टेररिज्म का कवर होगा हाँ। तो मिलेगा, अच्छा पर अच्छा, कवर होना चाहिए और वो पहले होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में जाकर कहते हो जी मेरे को कवर दे दो, एक ऐड ऑन नहीं होगा वो। आप जब घर की इंश्योरेंस कराते हो, फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराते हो, उसमें अर्थक्वेक और स्पेशल फायर एंड पेरिल्स पॉलिसी कहते हैं, और पेरिल्स में वो अर्थक्वेक, वॉर, SRCC क्लॉज, बहुत तरह की क्लॉजेस होती हैं जो आप ले सकते हो। मेरीन में होती है SRCC, स्ट्राइक, रॉइड्स। अच्छा, कहीं किसी पोर्ट पे खड़ा और आग लगा दिया किसी ने तो? आग नहीं लगा दी है, स्ट्राइक हो गई है, उस वजह से आपका सामान डिले हो गया, हाँ। आपको नुकसान हो गया, आपने सामान भेजना था, बाहर खरीद नहीं रहा है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, वो मेरीन के अंदर आएगा। जी जी। और फायर इंश्योरेंस के, जैसे स्पेसिफिकली फायर इंश्योरेंस के कौन से ऐसी, जैसे मान लेते कोई ले रहा है अपने लिए उसके लिए, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए लेते टाइम पे? फायर इंश्योरेंस के अंदर डिपेंड करता है, क्योंकि जब उसकी एक्सक्लूजन क्लॉज होती है उसको पढ़ना चाहिए। उसमें वो कई सारे की फायर एक्सक्लूज कर देते हैं। अच्छा, सेल्फ कंबशन का आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो खुद पड़े पड़े आग लगा देता है, तो उसमें इनहेरेंट वाइस है, तो वो कवर्ड नहीं है, वो एक्सक्लूजन क्लॉज में होता है। लोग एक्सक्लूजन नहीं पढ़ते, कवरेज पढ़ लेते हैं, फिर एक्सक्लूजन नहीं पढ़ते। तभी मैं कहता हूँ कि हर बड़ी इंडस्ट्री में एक आदमी इंश्योरेंस का होना चाहिए जो उनका प्रॉपर पढ़े, पॉलिसी बताए, ये कमी है, ये करना है। क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है उसका। नुकसान तो है ही, आजकल सबसे ज़्यादा साइबर चल रही है, डायरेक्टर्स लाइबिलिटी पॉलिसी चल रही है, साइबर इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा है। साइबर इंश्योरेंस क्या है सर? साइबर इंश्योरेंस ये है कि जैसे आप IT का काम करते हो और आप US वगैरह में अपना प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना के भेज रहे हो, आपका एक रैनसमवेयर हुआ, किसी ने अटैक मारा आपके कंप्यूटर के ऊपर और आपके कंप्यूटर हैक हो गया और वो हैंग कर देता है और उस पर लिखा रहा है कि इस अकाउंट में इतने पैसे डाल तब मैं इसे खोल लूँगा, तो उसके लिए साइबर इंश्योरेंस होती है कि मेरा बिजनेस का इतना नुकसान हो गया, मुझे इतने पैसे देने पड़े, वो इंश्योरेंस पैसे देगी वो। अच्छा जी, ये मैंने नया सुना है। नहीं, साइबर इंश्योरेंस तो अब काफ़ी इन है। अच्छा अच्छा, बल्कि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका, रशिया, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द हैकर्स जो आप देखोगे वो उस साइड से ही हैं। चाइना में भी है। चाइना, रशिया, जहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वहाँ से चलता है। स्टेट। तो अच्छा, एक और अंतिम सवाल ही कह लीजिए आप इसको कि जो साइबर सिक्योरिटी है या साइबर के जो इंश्योरेंसेस है, अगर ये कोई लेने जा रहा है उसको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी है? ये ना बड़ा टिपिकल कवर होता है, तो ये स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर होता है। आपके कितने कंप्यूटर हैं, आपका एक्सपोजर एरिया कौन सा है, आप कहाँ काम करते हो, कौन सी जगह से आपको अटैक्स आने की उम्मीद है, आपने कितनी फायर वॉल्स लगा रखी है, आपका खुद का सिक्योरिटी सेटअप है, उसके बेस के ऊपर आपको कवर लेना पड़ता है। और ये लोग कितना प्रीमियम होता है इंडिया जैसे भारत जैसे देश में? $millions of dollars में भी होता है, अच्छा प्रीमियम भी होता है, कवरेज भी $millions of dollars में होती है। अच्छा सर, डायरेक्टर्स लाइबिलिटी पॉलिसी क्या है? जैसे कि आप कंपनी में डायरेक्टर हैं जी, तो आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं कि भाई आपने वर्कर्स को पेमेंट करनी है, आपने सेल्स करनी है, स्टाफ को पेमेंट करनी है, या आपका बिजनेस के अंदर आपने इतना पैसा लगा रखा, तो आपका किसी पर्सन ने, एम्प्लॉय ने वो कर दिया, कुछ गलत कर दिया, उस वजह से आपका नुकसान हो गया और वो लाइबिलिटी एज अ डायरेक्टर आपके ऊपर आ रही है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, तो उसकी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस उसके लिए पे करेगी, आपके लिए वकील भी खड़ा करेगी। मेडिकल की पॉलिसी में भी ये होता है कि अगर आपको वो है मुकदमा आपको लड़ना है, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल वालों को मेडिक्लेम पॉलिसी जो जिसमें डॉक्टर्स की कवर होती है, उसमें डॉक्टर को वकील दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उसे कोई खर्चा नहीं करना होता। जैसे वो भी है, पायलट्स के साथ भी है ये। हाँ,
जी एनी इंडिविजुअल, जी जी प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी कहते हैं उसे। हम्म। पायलट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, अभी वकीलों के लिए भी आई हुई है अच्छा कि अगर आपका कहीं केस गलत हो जाता है आपके ऊपर कोई कर देता है, हाँ। पर वो बिकी नहीं क्योंकि वकील से कौन केस करेगा। एक और सवाल है, सर लोन लेते हैं लोग, जी अब लोन ले रहे हैं, लोन में भी पॉलिसी इंश्योरेंस होती होता है, वो क्या होता है? ऐसा है कि आपने मकान खरीदा, अभी मैंने एक केस किया उसमें मैंने अपने क्लाइंट को पैसे दिलवाए, 10 करोड़ रुपए मिला उसे। जी उसमें क्या है कि आपने एक मकान खरीदा हम्म और आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो गई। आपकी लाइफ इंश्योरेंस में लिखा है कि भाई इतने साल तक का आपका लोन है, लेकिन अगर आप बीच में आपकी डेथ हो गई तो वो लोन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अच्छा ठीक है ना। तो जैसे ही डेथ होती है वो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हैं, वो बैंक से ही पॉलिसी होती है, वो बैंक ही बेच रहा होता है जो आपका लोन करता है, उसे लोन को सिक्योर करना होता है कि भाई ये बंदा मर गया तो मेरा लोन कौन देगा, मुझे तो पूरा मकान बेचना पड़ेगा, खाली कराना पड़ेगा, तो वाई शुड आई गो देयर। तो एक पॉलिसी ले ली जाती है जिसका प्रीमियम हो जाता है 2-3 लाख रुपए, और वो आपका वो मतलब 25 साल का कवर हो गया, 30 साल का कवर। जैसे ही आपकी डेथ हुई आपका प्रीमियम वहाँ से इनकैश हुआ है, आपका सम इंश्योर्ड आ गया, आपका लोन पे ऑफ हो गया। तो जैसे उसमें क्या फिर वो आपका घर फ्री हो गया? यस, अच्छा जी 100%। अच्छा घर फ्री, सब कुछ फ्री, लोन भी खत्म, क्योंकि बंदा जिसने लिया था उसकी डेथ हो गई तो बाकी कौन पे करेगा। जैसे कोई कंपनी के नाम पे ले रहा है, 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों मर गए, कंपनी के नाम पे पॉलिसी नहीं मिलती, इंडिविजुअल के नाम पे मिलती है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अच्छा कंपनी के नाम पे नहीं मिलेगी। हाँ। लाइफ इंश्योरेंस तो इंडिविजुअल के नाम पे होती लेकिन जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, वी अप्लाइड अ लोन फ्रॉम समबडी एंड दे इंश्योर्ड इट, वो क्या किया उन्होंने? है। उन्होंने आपके असेट्स के खिलाफ इंश्योरेंस की होगी, जो आपने कोलैटरल की होगी, कोलैटरल को इंश्योर किया। अच्छा कि इसको कुछ हुआ तो हम अच्छा कल को इसको बेच के ले सकते हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। जैसे में होम लोन होता है तो होम इंश्योरेंस होती है, तो साथ साथ ही हो जाती है। भाई कल को मकान में आग लग गई, टूट गया, गिर गया, बरसात आ गई, अर्थक्वेक में गिर गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है। एक टाइम पे बहुत पुरानी बात है, हमने अपना घर बिना लोन के लिया हुआ है, जी। तो उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा ना? करा दें, वो सेपरेट पॉलिसी होगी। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, सेम है। जेन्युइनली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बिकॉज इट वॉज नॉट माई फील्ड, तो बड़ा मजा आया मुझे। देखो